टुडे वी स्टार्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का यूपी पीसीएस पीवाईक्यू। ठीक, इसमें हमारा वही अप्रोच रहेगा जिसमें हम लोग ज़्यादातर याद करने पे फोकस करेंगे, फैक्ट्स पे कमांड बनाएंगे। ठीक, चारों ऑप्शन का रिसर्च पॉइंट देखेंगे, नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्लस और कुछ एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे। जब हमारे पास नॉलेज ना हो तो हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें, प्लस और फ्यूचर में क्या पूछ सकता है इस टॉपिक से वो भी देखेंगे, और कैसे किस टॉपिक को अप्रोच करना है ये भी हम देखते चलेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग सोर्स बहुत सिंपल है, स्पेक्ट्रम को सोर्स रखेंगे, कुछ चीज़ का वन पेजर नोट्स बना लेंगे। ठीक, स्पेक्ट्रम का सबसे मेन पार्ट क्या है, उसका अपेंडिक्स जो पीछे का इंडेक्स है उसको ज़्यादातर देखेंगे। ठीक, समरी ज़्यादातर देखेंगे। ठीक ना, चलो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, पहला टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। ठीक है, पहला टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। ठीक है, कैसे अंग्रेज हमारे यहाँ यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं कैसे कैसे आई और कैसे कैसे स्टैब्लिश हुई, प्लस और क्या ट्रेड की, एक्सप्लॉयटेशन किए, क्या डेवलपमेंट की, ये सब ध्यान में रख के स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर्ड इन टू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और अदर। ठीक, फॉलोइंग क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना, देखो सीधे पढ़ो, देखो कीवर्ड देखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहले आपको पता होगा पहले कौन आया पोर्टुगीज, फिर कौन आया डच, फिर कौन आया इंग्लिश, फिर कौन आया फ्रेंच। ठीक, ये क्रोनोलॉजी याद कर लो। ये मिनोमिक्स है, पीडीएफ जैसे होता है उसमें ई लगा दो बस इंग्लिश को। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ऐसे हम लोग अप्रोच करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन, हु आर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम इनटू इंडिया फॉर ट्रेड। फर्स्ट कौन था, पोर्टुगीज थे। ठीक है, पोर्टुगीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पोर्टुगीज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड द ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया इन द मिडिवल पीरियड। ठीक, वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज टू रीच, कहाँ रीच पहले आए, कैलिकट में आए। ठीक ना, अ पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कहाँ था, वेस्टर्न कोस्ट, ऑन 20 मई 1498। ठीक है, विथ his arrival new sea route to India was discovered, then ruler of Calicut जैमोरिन वेलकम्ड वास्को डे गामा। ठीक ना, जैमोरिन स्वागत किया वास्को डे गामा का। ठीक है, डच के बारे में देख लेते हैं कुछ एक आध फैक्ट, फिर इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो स्पेसिफिक जाएंगे, फिर नहीं तो कुछ रिसर्च पॉइंट देखते जाएंगे, क्योंकि हमारा फैक्ट्स तैयार हो और हमारा रिवीजन भी होता है। डच फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम, कब लगाई थी, 1605 में। इंग्लिश का परमानेंट फैक्ट्री कहाँ लगा था, सूरत, 1613 में। ठीक ना, ऐसे हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, व्हेन डिड द वास्को डे गामा कम टू इंडिया, 1498। हु वेलकम द वास्को डे गामा एट कैलिकट, जैमोरिन। ठीक, याद करते चलो, आगे बढ़ते चलो। थर्ड क्वेश्चन, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। ठीक, पोर्टुगीज के पावर रियल फाउंडर कौन था पोर्टुगीज का, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक, चलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1509 से 1515। ही स्टैब्लिश द स्टेट इन इंडिया टू टेरिटोरियल पावर। ठीक, टेरिटोरियल पावर स्टैब्लिश किया था। His first major achievement was the conquest of the Goa from the Adil Shahi Sultan of the Bijapur in the February 1510 में। ठीक, the conquest Goa confirmed Portuguese naval supremacy on the south of the western coast, marked establishment of the territorial Portuguese state in India। ठीक है, वास्को ड गामा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये फर्स्ट थे जो आए थे इंडिया। ठीक है, यही ओपन द डायरेक्ट सी कनेक्शन बिटवीन द यूरोप एंड इंडिया बाय केप रूट। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क टेरिटोरियल कंसोलिडेशन के लिए जाने जाते हैं। बार्थोलोम्यूज डाइस रीच द केप ऑफ गुड होप इन 1488। ठीक है, ओरिजिनली कॉल्ड केप ऑफ स्ट्रॉम कहते थे। ठीक ना, केप ऑफ स्ट्रॉम किसको कहते थे, केप ऑफ गुड होप को कहते थे। ठीक है, जॉर्ज दी ऑक्सफोर्ड कौन था, ये इंग्लिश के थे। देखो, ठीक, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, एट द गवर्नर। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पोर्टुगीज कौन था, फ्रांसिस्को अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा किसके लिए जाना जाता था, इसके नेवल सुप्रीमेसी के लिए। ठीक ना, ठीक, फिर इसकी कौन सी पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी से कहाँ से, जो टेरिटोरियल एरिया का ट्रेड और कंट्रोल है वो ये देखता था। ठीक है, ये क्या बनवाया था, सेंट एंग्लो फोर्ट कन्नूर केरला में। ठीक है, आगे बढ़ो। फर्स्ट पोर्ट बिल्ट बाय द पोर्टुगीज इन द फर्स्ट इन इंडिया, यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया वाज कंस्ट्रक्टेड एट कोचीन। कोचीन कहाँ, कोचीन। ठीक, ऐसे नॉलेज को आप एक्सपेंड करते चलो, बढ़ते चलो। ठीक है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ट दिस फर्स्ट फोर्ट्रेस, कहाँ पे, कोचीन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्नूर कहाँ पे है, मलाबार कोस्ट में, द फर्स्ट बिल्ट फोर्ट्स। ठीक है, आगे बढ़िए। कौन बनवाया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। Among the following factories in the Bengal, the one of the established by the Portuguese। ठीक है, कहाँ पे, हुगली। ठीक, ठीक है, देख लेते हैं जो ये लोकेशन दिया है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन, कुछ फीचर है इसके बारे में। बंदेल क्या था, ये फेमस चर्च था। चिंसुरा क्या था, डच ट्रेडिंग सेंटर था ऑन हुगली रिवर। ये याद रखिएगा, ये रिपीट होता था 2-3 बार। श्रीरामपुर कौन था, डेंस का सेटलमेंट था। डेंस सबसे लास्ट में आए थे। ठीक ना, ठीक, कुछ पढ़ लेते हैं। ट्रेडिंग सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड एट चिंसूर बाय द डच एट सेरमपुर बाय डेंस। ठीक ना, यही लिखा है। इट इज़ अ वर्थ नथिंग The Bendel was located near the Portuguese factory at Hooghly and Portuguese established their settlement and church। ठीक है, सेरमपुर से सेरमपुर मिशन था एक, वो कौन क्या था, विलियम कैरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following factories of the Bengal was established by the Dutch, कहाँ था, देखो चिंसरी आंसर है ना। ऐसे आपको रिसर्च करना है और आंसर आप 2004 में रिसर्च किए होते पीवाईक्यू पे, फिर 2014 का आंसर आपको मिल गया होता। चलिए, सेरमपुर किसके लिए, डेंस सेटलमेंट, ऐसे याद करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी नाउ पुदुचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। देखो इसमें पहले ये देखो कि क्या है ये वाला स्टेटमेंट, ये पहले एनालिसिस करो। 3 कितनी बार दिया है, तीनों में दिया, 75% इसका चांसेस सही होने का। ठीक है, जिसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा सही होने का, पहले उसी को चेक करेंगे। ठीक है, उसको चेक करोगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा, चाहे वो सही निकला तब तो मान लो एक आपका एलिमिनेट होगा, अगर वो गलत निकल गया आपका तीनों एलिमिनेट हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा और आंसर जल्दी मिल जाएगा। ठीक, इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड पौंडीचेरी, चलो नेवर ऑक्युपाइड लिख दिया, एकदम एक्सट्रीम बना दिया। ये तो हम पढ़े थे कि इंग्लिश भी ऑक्युपाई किया था पौंडीचेरी को, ये गलत हुआ, खटा आंसर आ गया। ये दोनों आपको नहीं भी पता था तो भी देखो आंसर आप पहुँच गए। इसीलिए जिसका प्रोबेबिलिटी सही होने का सबसे ज़्यादा है पहले उसी को टारगेट करो और उसको चेक करो। गलत निकल गया 100% श्योर हो तो आपको आंसर मिल गया, नहीं गलत मिला तो आपको एक एलिमिनेट होगा ही होगा। ठीक, ये ध्यान रखना है देखो, और आपको आंसर जल्दी से मिल जाएगा। ठीक, ऐसे अप्रोच करिए। फर्स्ट यूरोपियन पावर्स टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वर पोर्टुगीज, सही है, ये तो पढ़े अभी को PDF से। सेकेंड पावर यूरोपियन पावर्स टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी फ्रेंच। ठीक, नहीं फ्रेंच नहीं होगा, इसका PDF से डच होगा। ये आंसर तो मिल ही गया था लेकिन हम लोग देख लिए, नॉलेज भी एक्सपेंड करते चले चलना है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, इसका कोई नीड नहीं है, आगे बढ़िए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द कैलकाटा, कैलकाटा कौन फाउंड किया था, जॉब चार्नॉक। ठीक ना, जॉब चार्नॉक क्या फाउंड किए थे, कैलकाटा को। ठीक है, ये क्या था, फॉर द इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर, देयरफॉर द जनरली फाउंडर ऑफ द कलकत्ता, हाउएवर जजमेंट इज डिलीवर्ड टू। ठीक है, कोई नीड नहीं इन सबको देखने का। द डिवीजन बेंच, ठीक, नो ठीक है, चलो ये पढ़ लेते हैं इसके बारे में कुछ। विलियम नॉरिस कौन थे, एम्बेसडर टू द मुगल एम्पायर, किसके टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे। गारलोड एंड गियार कौन था, गवर्नर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। In India, the first municipal corporation was set up in the which year? अरे in which one of the places? कहाँ फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ था, मद्रास में हुआ था। ठीक है, मद्रास सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक, दिल्ली कब हुआ था, 1957 में। कलकत्ता कब हुआ था, कॉलोनियल टाइम 1876 में। बॉम्बे कब, 1888 में। ठीक, द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो सक्सेस कभी डिफाइन नहीं हुई है। सक्सेस आपके लिए क्या है, SDM बना, उससे भी बड़ा ऊपर सक्सेस होगा। ठीक है, सक्सेस के लिए क्या चाहिए, आपको पावर चाहिए और आपको रिसोर्सेज चाहिए। ठीक, आपको किसी गलत एरिया में नहीं फंसना है। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी का था, क्या था, एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म। बहुत सही बात है, क्योंकि ये किसी के फीलिंग में नहीं होते थे, परसुएट जल्दी नहीं होते थे। ठीक है, द कंपनी आर्मी रिसीव द वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड द मॉडर्न आर्म्स। ठीक है, आर्म्स टेरिटरी एक्वायर करने के लिए ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक ना, इंडिया सोल्जर लैक द फिडेलिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंटली द वन ऑफ द हु पेड देम सफिशिएंटली कुड हैव विद देम वन सर्विस। ठीक ना, पेमेंट सही मिलता था इंडियन सोल्जर को। ये तीनों क्या है, इसको सपोर्ट भी कर रहा है और बहुत ही जनरल लिखा है, ऐसा ही कुछ बात नहीं लिख दिया कि एकदम पोलर अपोजिट हो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ। ठीक, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आएगा इसका निगेशन कर देना, क्या ऐसा नहीं था, प्रेजेंस ऑफ नेशनलिज्म था तो वो सक्सेस हो ही नहीं पाता। ठीक, यूज निगेशन रूल, ये एप्टीट्यूड डेवलप करते चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी इज गॉट फर्स्ट चार्टर परमिटिंग टू द ट्रेड ऑफ इन इंडिया, कौन था फर्स्ट कंपनीज, लेवांत कंपनी। ठीक है, कुछ पढ़ लेते हैं। लेवांत कंपनी का फर्स्ट रिसीव्ड चार्टर 1592 में, ट्रेड इंडिया थ्रू लैंड रूट, ये आपको याद रखना। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी रॉयल चार्टर 1600 में पाई थी, कब पाई थी, कौन ग्रांट किया था, क्वीन एलिजाबेथ। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ऑस्ट्रेट कंपनी स्टैब्लिश्ड इन द, कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, ऑस्ट्रेलियन नीदरलैंड में। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन नीदरलैंड। चलिए, ये केवल आपको लोकेशन पता रहना चाहिए कहाँ हुआ था, कभी आ गया फ्यूचर में ऑस्ट्रेट कंपनी के बारे में तो आप एलिमिनेट कर सको और आंसर आराम से पा सको। ठीक है, फिर वही लिख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द सूरत, सूरत कौन किया था, ब्रिटिश किया था। ब्रिटिश का फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सूरत। ठीक है, सूरत का कुछ टाइम लाइन देख लेते हैं क्या क्या सूरत में हुआ। 1612 में बेटर ऑफ स्वाली, 1613 में इंग्लिश परमानेंट फैक्ट्री, 1616 में डच फैक्ट्री आई थी, 1608 में फ्रेंच फैक्ट्री। ये तीनों आपको याद रखना चाहिए, इंग्लिश फैक्ट्री, डच फैक्ट्री, फ्रेंच फैक्ट्री। सूरत में कब कब लगी, ठीक ना, डच की कब लगी 1616, फ्रांस की कब लगी 1608, इंग्लिश की 1616। चलिए ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड एट सूरत। ठीक है, इन विच ऑफ द इयर्स ऑफ द वाज अथॉरिटी टू ऑफ द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज, कब किया था 1798 AD में, लेकिन इसमें आंसर दिया नहीं है। ठीक, कब उस टाइम कौन ट्रांसपोर्ट किया था फोर्ट को, नवाब ऑफ अवध एंड सादत अली खान ट्रांसपोर्ट किए थे। ठीक ना, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग विच रीजन, किसके रीजन के थ्रू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, लुइस 14। ठीक, कब बनी थी 1664 में। इस कंपनी को क्या नाम दिया गया था, कंपनीज ऑफ डी एंड डी ओरिएंटलिस्ट, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक, द फ्रेंच कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट एंड द स्टेट इटसेल्फ बॉर ऑल इट्स एक्सपेंसेस, सारा इसका जो खर्चा कौन उठाता था, स्टेट उठाती थी वहाँ की, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट उठाती थी। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ फ्रांकोइस कराउन सेट अप आउट फॉर इंडिया इन 1668 AD, द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री एट सूरत। ठीक है, हु कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी, कॉलबर्ट
द फ्रेंच फेल्ड टू स्टैब्लिश द पावर इन द डेक्कन बिकॉज ऑफ, ठीक चलो, डुप्लिक वॉज नॉट कैपेबल, देखो फ्रेंच का फेल्ड दिखा रहा है, डुप्लिक्स पे ही सब कुछ थोप दिया, ऐसा थोड़ी ना, डुप्लिक्स ही थे और भी बहुत लोग थे, ठीक है। इंग्लिश हैड स्ट्रॉन्ग आर्मी, ठीक है, कोई फेल का वो कोई हारेगा कब, जब दूसरा मजबूत हो जाएगा, चलो हमको ये नहीं पता, ध्यान देते हैं। फ्रेंच वर नॉट लाइक बाय इंडियंस, ऐसा तो था नहीं, बहुत लोग लाइट करे, एक लोग ही लाइट कर देते थे, 10 लोग कर देते थे, ये भी हो सकता है। और पौंडीचेरी वाज नॉट ए स्ट्रेटेजिक सेंटर, क्या नहीं स्ट्रेटेजिक सेंटर कहाँ नहीं था भाई, उसका लोकेशन ही स्ट्रेटेजिक था। आप अपने इंडियन के मैप में ऑब्जर्व करिए, इमेजिन करिए पौंडीचेरी कहाँ है, ठीक। और ये देखो, ये तीनों देखो निगेटिव लिखा है, ये यही केवल पॉजिटिव कहाँ लिखा है, ठीक। ये भी देखो, ऑब्जर्व करो, ये पैटर्न देखो, केवल ये पैटर्न से ही तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक। ऑड वन आउट लग गया, और दिमाग से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वोल्टायर, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन द सी पावर ऑफ फ्रांस डिक्लाइन हो गया। कब, जब वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन हो रहा था तो फ्रांस की पावर घट गई, सो मच दैट by the time of the 7 years war they did not have even single warship. on the other hand the English possessed the army, ठीक है, इंग्लिश के पास बढ़िया आर्मी थी, इनके पास एक भी वारशिप ही नहीं था उस टाइम। चलिए मैच द कॉलम आ गया, मैच द कॉलम को डायरेक्ट आंसर से देखेंगे और उसका नॉलेज एक्सपेंशन करेंगे। पुंडुचेरी फ्रेंच में का था, गोवा पोर्टुगीज, टांकोवार डेंस, देखो ये याद कर लो, टांकोवार डेंस और सादरस डच, ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच स्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया, चलिए देखते हैं कहाँ डच स्टैब्लिश किया था ट्रेडिंग सेंटर, डच का ट्रेडिंग सेंटर कहाँ था, ये सारी जगह था, नागापट्टनम, चिन्नुसरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोच्चिन, अहमदाबाद, पटना, ठीक। आराम से ये देखो एग्जाम्पल के लिए आप कोट कर सकते हो, इतना देखो, इतना पढ़ लोगे, एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दो, मछलीपट्टनम लिख दो, आगरा लिख दो, कोचिन लिख दो, पटना लिख दो, ठीक। कर्नाटिक वॉर फॉर बिटवीन, सबको पता है, इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में था। वो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर किसके बीच, कब से शुरू हुआ था, वार ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन से 1740 के टाइम पे, ठीक है। Contrary to the orders of their home government, war broke out between the two sides, the English and the French, in the 1746. The immediate cause of the wars was capture of some French ship by the English fleet under leadership of कैप्टन बर्नेट। कैप्टन बर्नेट याद रखना, कैप्टन बर्नेट के टाइम में क्या हुआ, फ्रेंच का शिप को कैप्चर कर लिया, ठीक ना, तो इसी से वॉर शुरू हुआ। चलो फिर मैच द फॉलोइंग आ गया, देखते हैं। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब किससे शुरू हुआ था, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन से शुरू हुआ था, लेकिन एंड कब हुआ, ट्रीटी ऑफ एक्सिला चैपले। सेकंड कर्नाटिक वॉर क्या था, इंक्लूसिव वॉर। थर्ड कर्नाटिक वॉर इंडेड विद ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक, ये सब याद रखना। फर्स्ट मैसूर वॉर ब्रिटिश लॉस्ट हो गया, ठीक, ये याद रखना, फर्स्ट मैसूर वॉर ब्रिटिश लॉस्ट, हार गए थे, ठीक। रट्टा मारो योजना, रट्टा मारो आगे बढ़ो, इन सब क्वेश्चन में ज़्यादा रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, वन लाइनर डायरेक्ट है, मैं तो कॉलम खुद ही आप दिमाग से खेलो, जो आपको पता है पहले वो टारगेट करो, वो मिला आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर मैं तो कॉलम। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब हुआ, 746 टू 748, 46 से 48 पहला, सेकेंड 49 टू 54, थर्ड 58 टू 63, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, ठीक है। रट्टा मारो योजना, कुछ रटेंगे, कुछ याद करेंगे और कुछ एप्टीट्यूड डेवलप करते चलेंगे। विद रेफरेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ एक्सिला चैपले इन 1748 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक, करेक्ट पूछा है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंडेड, चलिए ठीक है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंडेड किससे हुआ था, ट्रीटी ऑफ एक्सिला चैपले। स्टार्ट कब हुआ, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, इंग्लिश गॉट्स द बैक मद्रास, ठीक, इंग्लिश को मद्रास मिल गया, ठीक ना, दोनों सही। आगे बढ़ते हैं। इन द बैटल ऑफ वेंडीवास, बैटल ऑफ वेंडीवास किसके बीच में हुआ, क्या हुआ उसमें, ब्रिटिश डिफीट हो गया, डिफीटेड फ्रांस, ब्रिटिश ने फ्रांस को हरा दिया, ठीक ना। द ब्रिटिश आर्मी कौन, उसको आर्मी उसका लीड कौन कर रहा था, सर अयरकूट कूट दिया, ठीक ना। वाई द फ्रेंच आर्मी इज बाय द काउंट दे लिली, किसको कूटा, काउंट दे लिली को कूटा, ठीक, ये आपको याद रखना, ब्रिटिश आर्मी फ्रेंच आर्मी कूट दिया ब्रिटिश, ठीक, ब्रिटिश याद कर लो, ठीक ना। ये देखो इन्हीं दोनों में आंसर भी है, फ्रेंच डिफीट किया चाहे ब्रिटिश डिफीट किया, ब्रिटिश को ब्रिटिश डिफीट ही नहीं करता। देखो कितना एग्जामिनर को ये नहीं पता कि क्या लिख रहे हैं, देख रहे हो क्या है, ध्यान से पढ़ोगे, एलिमिनेट करो, आंसर आता चला जाए, डरना नहीं है। विद रेफरेंस टू कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश एंड द फेलियर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, आराम से पढ़ते हैं। ब्रिटिश को सफलता मिल गई, फ्रांस को फेलियर मिला, ठीक है। गेटिंग द ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट बाय द बंगाल बाय द ब्रिटिश, ठीक है। वेल्थ होगा, मैन पावर होगा, तभी कोई जीत सकता है, ठीक, ये पॉजिटिव भी लिखा है। नेवल सुप्रीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश, ठीक, ये भी पॉजिटिव लिखा है। ये मत देखना नेवल सुप्रीमेसी ऑफ फ्रेंच, वो अलग बात है, इसमें देख रहा है फेलियर और सक्सेस की बात कर रहा है, ठीक ना, उस पर्सपेक्टिव से सोचना है, अकॉर्डिंग एज पर द क्वेश्चन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। देयर आर सेवरल रीजन, बहुत रीजन है, लेकिन क्या है, 2 रीजन आप आंसर में यूज करो, सुपीरियर नेवल स्ट्रेंथ एंड इनॉर्मस मैन पावर एंड वेल्थ, ठीक है। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट करते हैं एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। सेकंड टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट गवर्नर ऑफ द बंगाल अपॉइंटमेंट बाय द मुगल एम्पायर, कौन था, मुर्शिद कुली खान, ठीक है। अलवर्दी खान किस बैटल से थे, बैटल ऑफ गिरिया, ठीक है। इन 1717 मुगल एम्पायर फारूक सियार अपॉइंट किया था, कौन मुगल एम्पायर था उसमें उस टाइम, फारूक सियार किसको अपॉइंट किया था, गवर्नर मुर्शिद कुली खान को, सूबेदार ऑफ बंगाल। आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान इन सन इज लॉस्ट सिराज उदौला,
उद्दीन बिकेम सूबेदार ऑफ बंगाल। मुर्शीद कुली खान के बाद कौन आया? इसके बाद यहाँ लिख लो शुजाउद्दीन, ऐसे आगे बढ़ते चलो। देन द मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह रंगीला, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव। कब, किस बैटल में सिराजुद्दौला हार गया था? बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर से क्या हुआ? दीवानी राइट्स मिल गया, ठीक है। वेंडी वाज क्या था? बैटल थर्ड कर्नाटिक वॉर। बैटल ऑफ प्लासी का टाइमलाइन क्या है? 23 जून 1757। लीडरशिप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ प्लासी से क्या हुआ हमारे इंडिया में? ब्रिटिश का पॉलिटिकल फाउंडेशन इंडिया में, बंगाल में बनता हो गया, मतलब स्ट्रांग हो गया, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैज बीन कॉल्ड हेवन बॉर्न जनरल? हेवन बॉर्न जनरल, ठीक है। किसे कहते हैं? क्लाइव को कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं हेवन बॉर्न जनरल। कौन कहा था? विलियम पिट, ये आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बुकर्क क्या था? रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। फ्रांसिस डुप्लिक्स कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ फ्रांस, एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। फ्रेंच का पॉलिटिकल पावर एक्सपेंड किया था। कॉर्नवालिस कौन था? कॉर्नवालिस को सबको पता होगा, लॉर्ड कैनवारिस कोड था, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में कौन कौन सा चीज हुआ था? पहली तो बात बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, डुअल गवर्नमेंट चलती थी बंगाल में, और बंगाल बिहार उड़ीसा का डिवाइन राइट मिला था, ठीक। ऐसे एक्सपेंड करते रहिए अपने नॉलेज को और आगे बढ़ते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड एज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? कौन किया था? मीर कासिम। चलो ये देख लो कितना बढ़िया हो गया। अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर जाफर के बाद मीर कासिम। ये आपका क्रोनोलॉजी तैयार हो जाएगा, ये सक्सेसर से, ठीक ना। ऐसे सोचो, ये कहीं भी लगाने के लिए दे दिया भविष्य में, तो आप कौन किसको सक्सेड करके आगे बढ़ा। मीर कासिम शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ठीक ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, द मोस्ट डिसेसिव बैटल दैट लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया? कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर से ही हमारा पूरा होल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ठीक। बैटल ऑफ बक्सर से क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद दीवानी राइट्स, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद दीवानी राइट्स सब चली गई ब्रिटिश के हाथ में, ठीक। फाउंडेशन हो गया और प्लस पूरा एक्सपेंशन होने लगा धीरे धीरे ब्रिटिश पावर अपनी कंसोलिडेट करने लगी, ठीक है। चलिए, इन दिस बैटल इंग्लिश फोर्सेज वर लेड बाय कौन? इस बैटल में फोर्सेज इंग्लिश का लेड कर रहा था मेजर हेक्टर मुनरो याद रखना है। The result of this battle is put in the seal on the decision of Plassey. After the no other powers remained to challenge the English in India. ठीक है, the reason to Allahabad came under control of English and the road to conquest दिल्ली के लिए रास्ता खुल गया। From point view established the dominance of India. Most decisive battle of Buxar याद रखना है। बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास, ठीक। मराठा हार गए थे, ठीक है। पॉलिटिकल फाउंडेशन बैटल ऑफ प्लासी से हो गया था। बैटल ऑफ वेंडीवा से थर्ड कर्नाटिक वार, ऐसे याद रखना है, आगे बढ़ते रहिए। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट? कौन था? मीर जाफर। देखो मीर दो में लिखा, सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट है, लेकिन नॉलेज से पहले खेलना, फिर ये सिमिलर लुकिंग वाला एप्टीट्यूड लगाना। मीर जाफर के बाद कौन आया? मीर कासिम, ठीक। क्रोनोलॉजी भी आपकी तैयार होती रहेगी, आगे बढ़ते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड द दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? कौन रूलर था उस टाइम? शाह आलम टू। शाह आलम 1 और शाह आलम 2 में आंसर है कि नहीं है? ये दोनों सिमिलर लुकिंग ऑप्शन है कि नहीं? सिमिलर ही लुकिंग, ज़्यादा इनोवेशन नहीं कर पाएगा, सिमिलर लुकिंग ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। शाह आलम 2 दीवानी राइट्स मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए, दीवानी राइट्स मिला, उसमें क्या हुआ? बंगाल बिहार उड़ीसा रीजन को ग्रांटेड टू कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव वाज गवर्नर बंगाल अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन गवर्नर था? रॉबर्ट क्लाइव। हु ग्रांटेड द दीवानी राइट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765? मुगल एम्परर, ठीक है। मुगल एम्परर कौन था उस टाइम? शाह आलम 2। इन द विच ऑफ द गवर्नर ऑफ टेन्योर दीवानी राइट्स ऑफ द बंगाल बिहार उड़ीसा इज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एम्परर शाह आलम खान। कौन था गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव। चलिए ऐसे आगे जल्दी बढ़ते चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द हिंदू नवाब्स वजीर्स ऑफ औध, देखो ये क्या? औंध, ठीक। विच वाज द फॉलोइंग अर्थ करेक्ट, ठीक है। राजा तिकट राय वाज अर्था मंत्री ऑफ द नवाज, ठीक है। ये देखो, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। यूजुअली देयर वर सर्टेन हिंदू कास्ट हु वर प्लेस्ड एट द हाई पोजीशन इन द स्टेट ऑफ नवाब्स ऑफ औंध। ऑन से ऑन और सर्टेन लगा दिया। देयर आर सर्टेन हिंदू नॉट डिफाइंड, 1 हिंदू, 10 हिंदू, 20 हिंदू, एक सर्टेन हिंदू, ठीक। कोई तो होगा ही होगा। उस टाइम पे जाके देखा था क्या एग्जामिनर बनाते टाइम स्टेटमेंट कि ये चीज़ है कि एक भी हिंदू कास्ट के लोग प्लेस्ड नहीं हाई पोजीशन पे उस टाइम पे, नहीं। जिसमें सब्जेक्टिविटी लाया वो हमेशा सही रहेगा, ठीक है। राजा तिकैत राय वाज, ये देखो क्यों इसको अंदर किया, ऑफ नवाब ऑफ असाफुद्दौला, ठीक। ये भी सही। इतना मेहनत क्या करेगा कोई एग्जामिनर, खुद उसको टाइम नहीं है, इतना ब्रैकेट में कहीं से उठाया है, कट करके पेस्ट कर दिया। देखो कुछ भी देखो किताबी लैंग्वेज से दिखा, कैसे किताब में कैसे लिखा जाता है, वहाँ से वहाँ वो कट किया किताब देखा, वहाँ से लाके पेस्ट मार दिया। चलिए, फाइनेंस मिनिस्टर से राजा तिकैत राजू सर्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओपियस टू ब्रिटिश इंडिया कंपनी विग्रेसली? कौन किया था? मराठा ही बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कितना एंग्लो मराठा वार किए थे, ठीक ना।
फाइनली लॉर्ड हेस्टिंग डिस्ट्रॉयड द रिमेनिंग मराठा पावर एंड एस्टैब्लिश द ब्रिटिश सुप्रीमेसी। ठीक ना, लॉर्ड हेस्टिंग, ये आपको नाम याद रखना है। चलो रीजन स्टेट्स एंड पंजाब मैसूर देखते हैं। द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड। ठीक है, चलिए रंजीत सिंह कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के थे, तो कहाँ आंसर हो जाएगा? श्रीनगर आंसर हो जाएगा। ठीक है, रंजीत सिंह कब बाउंड हुए थे? 1780 में, 13 नवंबर। कोई चर्चा जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 25 अप्रैल 1809, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर टुक प्लेस हुआ था। ठीक, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में। इस ट्रीटी में क्या बात हुई थी? ट्रीटी prevented Singh from any further territorial expansion south of the Satluj, but on the other hand, Kingdom said Ranjit Singh occupied the authority to spread the kingdom in the west। ठीक ना, इस एनेक्स लाहौर एनेक्स हो गया, अमृतसर एनेक्स हो गया, मुल्तान एनेक्स हो गया, कश्मीर एनेक्स हो गया, पेशवा खैबर पख्तूनख्वा एनेक्स हो गया। ठीक ना, ये सब ब्रिटिश एक्वायर्ड कर ली। ठीक, ये ट्रीटी का आप लोग ये याद रखा, टर्म्स ऑफ द ट्रीटी प्रिवेंटेड रंजीत सिंह को फर्दर एक्सपेंशन से रोका गया एंड द बट ऑन अदर हैंड किंगडम सेट ये वेस्ट का किंगडम को अपने स्प्रेड करेंगे। ठीक है, श्रीनगर वाज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह। ठीक ना, ये आपको पता रहना चाहिए, श्रीनगर इंक्लूडेड हो गया था, इंक्लूड कर लिया गया था। टू विच ऑफ द मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग टू? किस चीज़ से बिलोंग हुए थे? सुक्रे चकिया। कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह, कौन सा क्या कैपिटल था किंगडम का? लाहौर कैपिटल था। ठीक है, जमन सिंह वाज इन्वेडेड पंजाब इन द 1798 व्हाइल द रिटर्निंग कैनून हैड फॉलन इन द चेनाब रिवर। रंजीत सिंह रिटर्न द हिंद सेफली टू लाहौर। ठीक, तभी वो लाहौर को परमिटेड टू ऑक्युपाई। रंजीत सिंह सीज द लाहौर इमीडिएट कैपिटल। ठीक है ना, ये आपको स्टोरी ध्यान रख लो, बस सुन लो, जैसे बता रहा हूँ। चेनाब रिवर याद रख लेना, कहीं दिमाग खसक गया एग्जामिनर का तो बोल सकता, बना सकता। एट विच वे प्लेस राजा रंजीत सिंह सेटअप द अदालत इला। अदालत इला कहाँ? लाहौर में। ठीक ना, जुडिशियल सिस्टम ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह was very harsh. The highest court in his state was अदालती इला। अदालत से याद कर लो, ये हाई कोर्ट था। सिचुएटेड कहाँ था? कहाँ पे लोकेटेड था? ये लाहौर में लोकेटेड था। राजा रंजीत सिंह हिमसेल्फ वाज द चीफ जस्टिस। देख लो, ये याद करने वाला आपका फैक्ट है। Who among the following said the God is intended me to look upon the all region with one eyes, that is why he took the light from the others। ठीक है, कौन बोला था? राजा रंजीत सिंह बोले थे। ठीक, ये स्टेटमेंट महाराजा रंजीत सिंह का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में पूछा है, करेक्ट क्या है? ठीक ना, चलिए देखते हैं क्या है। द महाराजा लेफ्ट ऑल हिज टेरिटरी बियॉन्ड द रिवर सतलज फॉर एवर। चलो नहीं समझ में आया मुझको, रुक जाओ। ठीक है, द महाराजा ऑफ लेफ्ट हिज राइट ओवर ऑल द फोर्ट्स बिटवीन सतलज एंड बियास इन फेवर ऑफ द कंपनी। चलिए ये भी हमको नहीं समझ में आया। द इंग्लिश आर्मी कुड नो लॉन्गर पासिस थ्रू सिख स्टेट। अच्छा, कुड नो लॉन्गर एकदम एक्सट्रीम बनाया कि नहीं, नो नॉट लगा के एग्जामिनर को जबरदस्ती गलत करवाएगा ही करवाएगा। तो इस गलत करवाने से तीसरा हट गया, ये चला गया। पहला देखो सही है, दूसरा चेक कर लेते हैं। लेफ्ट इज ऑल ओवर फोर्थ बिटवीन सतलज और ब्यास के रिवर के बीच में वो दे दिए थे। ये एकदम सही स्टेटमेंट लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हो। ठीक ना, परमानेंटली हैंडेड। देखो यहीं से ये याद रख लेना, ये पॉइंट है सेटलर और बिहार के बीच का बात जो। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द सिंह एम्पायर? कौन था? दुलीप सिंह थे। दुलीप सिंह लास्ट सिख एम्पायर एट द एंड ऑफ द सेकेंड एंग्लो सिख वार। पंजाब को नेक्स्ट कर लिया था ब्रिटिश। दुलीप सिंह लास्ट सिख एम्पायर के किंग थे। रिगार्डिंग द पंजाब मर्जर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? चलिए देखते हैं, फॉल्स पूछा है। फॉल्स को पहले देखो। ऑन 29 मार्च 1849 द गवर्नर जनरल अनाउंस द स्टेट ऑफ पंजाब केम टू एंड। चलो ठीक है, ये ऊपर देखो 1849 में ही पंजाब, ठीक है, उसको एनेक्स कर लिया था। ऑल टेरिटरी ऑफ महाराजा दुलीप सिंह बिकेम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ये भी सही है। दुलीप सिंह वाज गिवन टू एनुअल पेंशन ऑफ द 2.5 लाख। वाह, 2.5 लाख रुपया दे देंगे उस टाइम। इतना तो अंग्रेज सही तो थे नहीं, इतना अंग्रेज सही का मतलब कि ये नंबर के हिसाब से गलत लिखा है। अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लाख वो यूरो की बात किए थे देने में। ठीक ना, 50,000 यूरो की ये देखो। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लाख होता है। ये देखो 2.5 लाख रुपया देखो ये कर दिया, एक नैरो बना दिया और ये स्पेसिफाई कर दिया। ठीक ना, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। 50,000 ठीक, व्हाट सेंट टू द एजुकेशन रिसीव। ठीक है, चलो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द दिलीप सिंह द एक्स महाराजा ऑफ पंजाब? ये ही डाइड इट अक्टूबर 1893। ठीक, ये इनका देहांत हो गया था। ही वाज अ क्रिमिनेट एट नासिक। चलो हमको नहीं पता। ही नेवर रिनाउंस द सिख फेथ। ये तो नेवर लगा दिया। देखिए चेक करते, ही हैड नेवर विजिटेड रसिया। विजिट किए ही होंगे, एग्जामिनर जाके देख रहा है कि नहीं रसिया में विजिट किए थे। ये दोनों तो पहले देखो हट गया। और देखो कुछ भी पढ़ते हो तो उस टाइम डेथ और वो बर्थ तो पढ़ते ही हो ऑटोबायोग्राफी में, किसी भी किताब का ये तो बेसिक है। ठीक, Who among the following was a member of the board of 3 to administer the state of the Punjab after the annexation? ठीक, इसका कौन है? Who is not member? देखिए नॉट जरूर पढ़ना, नॉट मेंबर। इसमें ए और डी दोनों आंसर है, HM इलॉट और रॉबर्ट मोंटोगिनी। चलो इसका कोई जरूरत नहीं है।
ये पता नहीं कैसे इतना फैक्चुअल है इसमें, अब थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है, इसको भी ऑब्जर्व करना है, इससे फैक्ट्स रटिए, लेकिन अपने माइंड सेट को 2025, 24, 23 के पेपर के हिसाब से अलाइन करना है, ठीक। लेकिन फैक्ट्स पे कमांड इतना ही बनाना है, बुक्स में जितना है एक मटेरियल फॉलो करना है, स्पेक्ट्रम फॉलो करना है, जितना बन पाएगा, नहीं तो दूसरा सब्जेक्ट तैयार करना है। सारा क्वेश्चन हमको 150 में 150 नहीं सही करना है, नेट 100 सही हो गया तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब प्री निकल जाएगा। हु एमर्ज द विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर में कौन जीत गया था? हैदर अली जीत गया था, ठीक ना। किसके किस में बीच में हुआ था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुआ था। हैदर अली द निजाम द मराठास एंड द British came together in the tripartite alliance. Through diplomatic skill, Hyder tried to break the alliance. He won the Maratha by the paying money and lured by the Nizam, offering the territory, and then attacked the Carnatic. ठीक, हैदर के पास पैसा से, डिप्लोमेटिक स्किल से ये अलायंस बना के जीत चुका था। अलायंस, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। Who among the following established a modern armory in the Dindugul, Mysore in 1755? कौन किया था? हैदर अली, ठीक ना। तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा कोई वायरल नाम लग रहा है, ठीक, और उसके कॉन्टेक्स्ट में भी लग रहा है, नहीं समझ में आया, नहीं आंसर आ रहा है, तो आपका अटेम्प्ट के हिसाब से, रिस्क एप्टीट्यूड लेने के हिसाब से आप थोड़ा सा भी जैसे वायरल दिखेगा आप उसको मार लेना, ठीक ना। ये मैसूर के हिसाब से वायरल भी दिख रहा है, हैदर अली, ठीक। लेकिन पहले नॉलेज लगाना, नॉलेज से नहीं होगा तभी ये सेकंड राउंड के लिए ये सब क्वेश्चन जो टफ है वो रख देना है। लेकिन ये जब पढ़ेंगे आपको तो ये आराम से, जब ये एंग्लो मैसूर वार वगैरह पढ़ेंगे एनसीईआरटी से या किसी भी चीज़ से, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। Who among the following of the Indian rulers established the embassies in the foreign countries on the modern lines? कौन किया था? टीपू सुल्तान established the embassies of the abroad on the modern lines. टीपू सुल्तान defeated in the British army and the cup पुल्लूर में, पुल्लूर में कौन हुआ था? ये हार गया था। कौन सा एंग्लो मैसूर वार था? सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ये समय क्या था? रिसर्च का पार्ट नहीं, जहाँ रिसर्च का टॉपिक आएगा वहाँ रिसर्च करेंगे। ये सब आप लोग अपने स्पेक्ट्रम से पढ़िए और जल्दी जल्दी इसको खत्म करिए, ठीक ना। इसे 1-2 क्वेश्चन फिक्स है, एक ही क्वेश्चन आएगा तो उतना ही मेहनत करना है, ठीक, आगे बढ़ना है। और एक मैं जब ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बनाऊंगा कि किसमें से कितना एवरेज ऑन एवरेज क्वेश्चन पूछ रहा है, किसको ज़्यादा ध्यान देना है और किसके लिए 1 पेज नोट्स भी बनाए रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? करेक्ट मैच पूछा है, करेक्ट मैच कौन सा है? फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ था? टीपू का खत्म, टीपू सुल्तान खत्म हो चुका था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ? हैदर अली डिफीटेड। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिश। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान वॉन द बैटल, डिड नॉट सीव हिज ब्रिटिश टेरिटरी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू डिफीटेड एंड द किल्ड इन द बैटल, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ है। ये आपको याद रखना, कौन गवर्नर जनरल था, क्या उसके टाइम के टेन्योर में इवेंट्स हुए हैं, ये मोस्ट फेवरेट थीम ऑफ द यूपीपीसीएस है, ठीक है। द इंग्लिश आर्मी कैप्चर्ड द फोर्ट एंड श्रीरंगपट्टनम एंड टीपू डाइड फाइटिंग ब्रेवली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर 3 इज नॉट करेक्ट मैच्ड है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, ये तीनों गलत लिखा है, ठीक। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ, ये आपको पढ़ लेना है, ये तो आगे आएगा ही आएगा, ठीक। देखो ये पेशेंस क्या चेक किया, जब सही पूछ रहा है तो हमेशा DA ऑब्जर्व करना थोड़ा। जब भी एग्जामिनर करेक्ट पूछा है तो स्टार्टिंग का तीनों गलत लिखा है, ठीक। ये भी गलत है, मैं पहले पढ़ दिया था, मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा नॉट करेक्टली मैच्ड। ये आपको भी ध्यान रखना है कि गलत ना सुनना है, ये भी गलत है, ये गलत है, ये सही है। अब याद बहुत क्वेश्चन में देखना, मैं बताऊंगा जब भी वो सही पूछा है, करेक्टली मैच पूछा है तो हमेशा चौथा ही सही लिखा है, लेकिन ये चौथा मारना नहीं है, ये ऑब्जर्व करना है क्योंकि वो आपका पेशेंस चेक कर रहा है, ठीक। सॉरी फॉर दिस, मैं फ्लो में पढ़ लिया था, ये आप लोग माफ़ करिएगा। इंग्लिश आर्मी कैप्चर्ड फॉर द फोर्ट श्रीरंगपट्टनम एंड टीपू वर डाइड फाइटिंग ब्रेवली। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट लगाने के लिए आ गया है, इसको भी डायरेक्ट देखते हैं। बैटल ऑफ साकार खेड़ा 1724 में हुआ, बैटल ऑफ बेडारा 1759 में, बैटल ऑफ पोटोनोवा 1781, बैटल ऑफ मुडकी 1845। ये डायरेक्ट आपको याद कर लेना। इसका रिजल्ट क्या हुआ आप लोग एक नज़र पढ़ लेना बस, क्योंकि ये ज़्यादा रिजल्ट पे फोकस नहीं किया है, मोर फोकस ऑन द क्रोनोलॉजिकल इवेंट। रिजल्ट बहुत कम, आप एक रीडिंग कर लेना, लेकिन जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना वो ये सोच के चलना कि क्रोनोलॉजी में ही लगाएगा, इतना यूपीपीसीएस अंदर तक नहीं घुसा, केवल क्रोनोलॉजी और एक बार ही 2 बार आप उसके अंदर का कॉन्सिक्वेंस 1-2 कीवर्ड्स में याद रख लेना, कौन जीता कौन हारा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए मैं तो कॉलम फिर पढ़ लेते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, देखो मुझे पता था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या हो जाएगा, 1 का 4 हो गया, तो ये कट गया, ये कट गया, जो पता पहले उसी को देखो, ठीक। 2 ट्रीटी ऑफ बेंगलोर 1784, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ सालभाई कब हुआ था? 1782। ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769, ठीक। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में किसके बीच? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला ऑफ नवाब, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मंगलोर ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में आफ्टर सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। ट्रीटी ऑफ सालभाई वाज कंक्लूडेड 1782, ब्रिटिश और मराठा के बीच में, अंडर मीडिएशन ऑफ महाजी सिंधिया आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 बिटवीन हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में, फर्स्ट एंग्लो मैसूर के बाद, ठीक। ये सब टेबल फॉर्मेट आप लोग बना लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, यहीं से पढ़ो, जल्दी जल्दी
ज़्यादा आसानी हो तो टेबल फॉर्मेट आप कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी मटेरियल में देखो, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो आसानी के लिए। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट आ गया गवर्नर और गवर्नर जनरल। सबसे इंपॉर्टेंट थीम, हमेशा रिपीट होता है, 1-2 क्वेश्चन हर साल आ ही जाते हैं, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, आप जब स्पेक्ट्रम खोलोगे, स्पेक्ट्रम के जो पीछे है पेज पे, वो एकदम लाइन बाई लाइन दिया है, उसी को आप लोग कंसाइज करके एक पेज पे लिख लो और उसी पे वैल्यू एडिशन करते रहो, जो नया फैक्ट्स मिले उसको ऐड करते रहो, ठीक। बेस्ट सोर्स वही है, वैल्यू एडिशन करते रहो, कीवर्ड सेंट्रिक खेलना है इसमें। चलिए, करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर में क्या क्या पहले हुआ, चलिए देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 में, ठीक। और सिविल क्लाइव रिटर्न इंडिया 1765 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तभी पढ़े थे 1765 में। वारेन हेस्टिंग बिकेम गवर्नर जनरल 72। इसी के बाद क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था, 1773। ऐसे आप लोग को सोचना है, सोचते रहिए, PYQ से याद करेंगे, बहुत कुछ याद करेंगे, ठीक ना। बैटल ऑफ बक्सर ही पढ़ ही चुके थे, किससे हमारा पूरा पावर ब्रिटिश के हाथ में चला गया, ठीक है। ऐसे ऐसे याद करते रहो। चलिए सेकंड, हु लीड द बनारस रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, कौन रिबेल किया था, राजा जैत सिंह, ठीक ना। बनारस के हिसाब से भी सोचोगे तो ये देखो, शुजातदौला बैटल ऑफ बक्सर में थे, पता है हमको, का टाइम पीरियड देख लेना, इसी में लिखा है 1754 टू 1775। असफउद्दौला 1775 टू 1793। नवाब अवध, ये दोनों लोग नवाब अवध थे, ठीक ना। इसी से देखो नॉलेज एक्सपीरियंस हुआ, कभी भी रिपीट हो सकता है। असफउद्दौला किससे एसोसिएटेड है, लखनऊ के इमामबाड़ा से एसोसिएटेड, ठीक ना। यूपी स्पेशल कभी पूछ दिया तो असफउद्दौला आंसर हो सकता है। राजा जैत सिंह बनारस के थे, बनारस रिबेलियन। राजा मनदीप नारायण सिंह जैत के सक्सेसर, उनके बाद ही ये आए, ठीक ना। ऐसे सोचते रहो, आंसर निकलता रहेगा, ठीक। बनारस रिवॉल्ट वाज लेड बाय द राजा जैत सिंह इन 1781। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट देन द गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग टुक द शेल्टर इन द चुनार फोर्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एट द टाइम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी थी, सर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड क्या था, 1774 से 1785, ठीक है, ठीक। और इनके टेन्योर में क्या क्या हुआ था, ये सब भी हम देखते चलेंगे, कि जो भी 2-3-4 फैक्ट है वो हमारा तैयार हो जाए, ठीक। बनारस जैत सिंह एपिसोड इनिक टाइम हुआ था, हेस्टिंग टू द रेफ्यूजी एट द चुनार फोर्ट, ठीक। ये आपको याद रखना है। चलो, एशियाटिक सोसाइटी का फाउंडर कौन था, सर विलियम जोन्स, ठीक है। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस देख लेते हैं, 1786 से 1793। 1793 में क्या इनका मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक। इनके टेन्योर में क्या हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, ठीक। ये याद रखना चाहिए। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम 1798 से 1805। इनके में क्या हुआ, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक। और फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ। बेंटिंग से क्या करो, बेंटिंग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एवोल्यूशन ऑफ सती, ठीक। ये किस चार्टर एक्ट में है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये देखिए वार्निंग दे रहा है सोसाइटी को, बनारस ऑफ जैत सिंह, ठीक ना। वारेन से वार्निंग याद कर लो, जैत सिंह को वार्निंग दी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता फाउंड हुआ, ठीक है। फाउंडर कौन था, विलियम जोन्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, रिंग फेंस रिलेटेड है वारेन हेस्टिंग से, ठीक है। रिंग फेंस किस लिए, रिंग फेंस पॉलिसी एसोसिएटेड विद वारेन हेस्टिंग एंड वेलेस्ली, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वारेन हेस्टिंग, कंपनी ट्राइड टू क्रिएट अ बफर स्टेट अराउंड दिस टेरिटरी विद अराइवल ऑफ द वेलेस्ली, द कंपनीज रिलेशन विद इंडियाज प्रिंसली स्टेट्स अंडर चेंज, ठीक है। कंपनी फ्रंटियर को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक ना। एक्सटर्नल थ्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी लाया गया था। चलिए डलहौजी के बारे में देख लेते हैं। डलहौजी कौन था, 1848 से इसका टाइम पीरियड 1856 तक, 1848 से 56, ठीक है। 48 से 56 याद रख लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसी के टाइम आया। कौन सा स्टेट इससे कॉन्कर हुआ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, ठीक थे, ये पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर ऑफ बोर्ड थे, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड क्या है, 1813 से 1823। एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम में हुआ, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सगौली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे रिसर्च करते चलेंगे और कुछ रिवीजन करते चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर द इम्पीचमेंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कौन था ये, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। प्रोसिक्यूशन फिगर बाय एडमंड बर्के, ठीक है। जॉन सोरे कौन था, इस कौन सी पॉलिसी की थी, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। टाइम पीरियड 1793 से 1798। लॉर्ड क्राइव कौन था, की आर्किटेक्चर ऑफ प्लासी एंड डुअल गवर्नमेंट। जनरल डायर आपको बताइए, जलियांवाला बाग मैसेकर। हंटर कमेटी किसके लिए थी, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमेटी, ठीक। ऐसे फैक्ट्स को याद करते चलना, आगे बढ़ता है। वो स्टैब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक। लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या था, परमानेंट सेटलमेंट कब आया था, 1793, ठीक है। लॉर्ड मेयो देख लेते हैं। लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड 1869 टू 1872, ठीक है। इनके पीरियड में क्या मेन फोकस था इनका, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन में मतलब लोकल गवर्नमेंट तक, लोकल पीपल तक पैसा पहुंच जाए। ये क्या किए थे, पहला सेंसस निकालने का ये कोशिश किए थे, मतलब ड्राफ्ट किए थे। लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कर्जन क्या था, कर्जन को तो आपको सबको पता होगा, इसका देख लेते हैं। पुलिस रिफॉर्म एक्ट इनका याद कर लो, जो है थोड़ा सा मतलब हाईलाइट नहीं रहता है, ठीक। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, ये याद कर लो। लॉर्ड कर्जन क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, ठीक है।
ये तो आपको पता होगा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर्जन की बहुत फेमस है। ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे, जो थोड़ा सा वियर्ड है उसको याद करते चलेंगे, ठीक ना। जैसे कि एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, लॉर्ड कर्जन। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड वाज द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर। किस प्रिंसिपल पे था? सेपरेशन ऑफ पावर्स विच अंडर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेपरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फोर्समेंट ऑफ द पब्लिक सर्विसेज वाज डन बाय, पब्लिक सर्विसेज कौन किया था? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कॉर्नवालिस, ठीक है। हम पेंटिक पढ़ चुके, कर्जन पढ़ चुके, डलहौजी देख लेते हैं कुछ क्या था। डलहौजी के टाइम फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चालू हुई थी। कब ट्रेन चालू हुई थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ? बॉम्बे से थाने, ठीक है। अवध का एनेक्सेशन इसी टाइम हुआ था। ऐसे याद करते चलेंगे। चलिए, ये क्या किया था? अबॉलिश द रेवेन्यू रूल एंड फाइनेंशियल रूल्स। इन दिस रिगार्ड ही इंट्रोड्यूस द न्यू रूल्स रिगार्डिंग द प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी ऑफिशियल्स एंड द कॉर्नवालिस कोड मेड क्लियर डिस्टिंक्शंस ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन, डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शन का अलग अलग डिफरेंस फंक्शन को डिसाइड किया था, ठीक है। इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th century, who often called the local representative of the aura and the authority, ठीक है। aura and the authority कौन किया था? बाय द कंपनी, दरोगा जी, ठीक। इसका आंसर देख लीजिए क्या है, हाँ दरोगा जी, ठीक है। इस तरह सोचना है। सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लो 1750 के बाद से। जब भी एग्जाम में सोचो ऐसा कोई वर्ड आ गया नहीं समझ में आ रहा, उसको ब्रेक डाउन करो, 1750 के हिसाब से सोचोगे आंसर मिल जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1786 टू 1793 पढ़ी है, हाँ ठीक है। द पीजेंट रिगार्डेड एज ए दरोगा, लोकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स एंड द प्रेस्टीज ऑफ द कंपनी बहादुर, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ है? गाजीपुर में, ठीक है। इंट्रोड्यूसर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट एंड जुडिशियल कोड एंड द इंडियन सिविल सर्विसेज, ये तीन चीज़ आपको बाई हार्ट याद रहनी चाहिए। ऐसे ऐसे देखो रिवीजन करते चलेंगे, आप एक बार रिवाइज कर लोगे, इसको देखोगे खुद ही फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगा। इसलिए वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, जिसमें रिसर्च करने का पॉइंट है हम रिसर्च करते रहेंगे, ठीक है। बलिया से कौन थे? चिंटू पांडे। चिंटू पांडे किस मूवमेंट से एसोसिएटेड थे? QIM से, ठीक है, ऐसे याद करते रहिए। वाराणसी, वाराणसी से क्या था? एनी बेसिक, एनी बेसिक एसोसिएटेड वाराणसी क्या है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है। कहाँ? वाराणसी में स्टेट। संस्कृत कॉलेज भाई सन जॉनथन डुनकैन, ठीक, याद रखना। BHU कौन स्टैब्लिश किया? 1916 में, आप सबको पता होगा, मदन मोहन मालवीय। सेंट्रल को हिंदू कॉलेज पहले हुआ या BHU पहले हुआ? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इसी में देखो दो में कन्फ्यूजन रहता है, हिंदू कॉलेज और BHU में, ये दोनों कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, बढ़िया से याद कर लो भैया, बता भी दिया हूँ। सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट, ये पहले हुआ था। गोरखपुर से फेमस क्या है? चौरी चौरा इंसिडेंट। ऐसे ऐसे सोचते रहो, कुछ भी पॉइंट मिले उसको सोचो। Who among the following of the Governor General of Bengal was associated with थर्ड एंग्लो मैसूर वार? थर्ड एंग्लो मैसूर वार देखिए अभी पढ़े थे ना, पहले कौन था? सर, अरे लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर नहीं बोल सकते, लॉर्ड है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वार में टीपू एंटर्ड इनटू ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस विच इज सरेंडर नियरली हाफ ऑफ द किंगडम टू द इंग्लिश एंड देयर एलाइज, ठीक है। वारन हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग में टाइम में क्या हुआ? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, ठीक है। सेकंड एंग्लो मैसूर वार इसके टाइम में हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वार लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऐसे याद करते रहो और सुनते चलो, दिमाग में रहे। सर जॉन सोरी कौन थे? बैटल ऑफ खड़दा, ठीक है, मराठा के पे हुआ था, डिफीटेड एट द निजाम ऑफ हैदराबाद। लॉर्ड विलियम स्टडीज बेंटिंग, बेंटिंग से वेलर म्यूटनी, वेलर म्यूटनी से बेटी बचाओ, ठीक ना, नहीं मतलब बेंटिंग से बेटी बचाओ। सब्सिडरी अलायंस वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग विच रीजन? किसके टाइम में सब्सिडरी अलायंस? सबसे फेमस लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड, चलिए देख लेते हैं, ये देखो नया वर्ड आया, लॉर्ड ऑकलैंड कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम क्या हुआ था? ट्राइपार्टाइट ट्रीटी हुई थी, किसके बीच? ब्रिटिश रंजीत सिंह और शाह सूजा के बीच में, ठीक ना। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार भी हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के बीच। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1836 से 1842। टाइम पीरियड के लिए वही फॉलो करना है। स्पेक्ट्रम का अपेंडिक्स वाला पार्ट पीछे एकदम बढ़िया से दिया है, उसी में आप वैल्यू एडिशन करते रहो, जो पॉइंट नया मिले घटना चक्र में स्पेक्ट्रम के अंदर उसको ऐड करते रहो, जो PYQ में मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको ऐड करते रहो, एक 1 पेज नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। फर्स्ट स्टेट कौन सा? लॉर्ड वेलेस्ली। क्या था? हैदराबाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, देख लेते हैं। वेलेस्ली पीरियड एस्टैब्लिश द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडियन स्टेट। सब्सिडरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय, किस स्टेट ने नॉट एक्सेप्ट किया था? इसमें देखो सभी लोग एक्सेप्ट कर लिए थे। हैदराबाद कब किया था? 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले और बिरार 1803, सिंधिया 1804। देखो यहाँ से क्रोनोलॉजी भी आपको याद कर लेना है, इसको ऐसे ऐसे करके अपने नोट्स में ही लिख लो, ठीक ठीक ना, ऐसे ऐसे करके मार्क कर लो, यहीं से रिवीजन कर लेना। चलिए फिर देखो क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन ही आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग सब्सिडरी अलायंस में क्रोनोलॉजी पहले कौन किया? हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया, ठीक ना, ऐसे आगे आता है। बिटवीन द होम हुआ द ट्रीटी ऑफ बेसिन साइंड, किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश और बाजीराव टू के बीच में, ठीक है। ये देखो पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ। पेशवा बाजीराव टू साइंड द ट्रीटी ऑफ बेसिन विद द 31 दिसंबर 1802 में। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी पेशवा बाजीराव टू एक्सेप्टेड द ब्रिटिश प्रोटेक्शन। दिस वाज फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस कंक्लूडेड बाय मराठा विथ इंग्लिश, ठीक, ये याद रखना है। दिस वाज फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस कंक्लूडेड विथ मराठा। पेशवा बाजीराव वन सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ, ठीक, ये देखो यहीं से 2025 का एक क्वेश्चन फंसा था, ठीक है। इसका क्रोनोलॉजी आपको याद कर लेना, पेशवा का, बाजीराव का, ठीक ना। चलिए बैटल ऑफ अखेड़ हुआ था
बाजीराव के फॉर द थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मेथड। चलिए करेक्ट कौन सा नहीं मैच है? मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मैच है, ठीक है। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी किससे था? अरे सब्सिडरी अलायंस नहीं मैच है, ठीक ना। सब्सिडरी अलायंस कब शुरू हुआ था? 1798 में, ठीक है। अदर पेयर्स वॉज बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, सही है। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1833, ठीक है। 1833 में क्या था? डिक्लेयर कंप्लीटली अबॉलिश चार्टर एक्ट बाय द 1833, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द ट्रेड इन इंडिया ब्रिटिश इन सिटीजन कंपनीज विथ 1813, ठीक है। एंग्लो नेपाल वार अभी पढ़े थे। एंग्लो नेपाल वार वारेन हेस्टिंग, अरे एंग्लो नेपाल वार लॉर्ड हेस्टिंग। देखो यही कंफ्यूज करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग एंड वारेन हेस्टिंग इसी में दे दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना। लॉर्ड हेस्टिंग याद कर लेना। एंग्लो नेपाल वार लॉर्ड हेस्टिंग टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। इंडेड विथ ट्रीटी ऑफ सुगौली, ठीक। द ट्रीटी क्या बोली? वॉज रेटिफाइड इतनी तारीख को हुआ, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द ट्रीटी ऑफ सुगौली। कौन कौन सा था स्टेट? अब देखो ट्रीटी ऑफ सुगौली कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ, ठीक है। ठीक, इसके हिसाब से सोचना है। कंपनीज क्या पूछा है? ठीक है। काठमांडू तो हो ही नहीं सकता, काठमांडू खुद नेपाल की कैपिटल है, ठीक। काठमांडू कट गया तो ई और ये चला जाएगा आपका, ठीक है। अभी थर्ड देखिए सही है, फोर्थ सही है, सेकंड को चेक करना। शिमला नहीं तो शिमला क्या है? ब्रिटिश का एस्टेब्लिश था कंट्रोल हिली स्टेशन। एक्चुअल ट्रांसफर टॉम्स में 1830 में हुआ था, ठीक। रानीखेत और नैनीताल ये दोनों आपके आंसर सही हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। रानीखेत और नैनीताल दोनों कहाँ किस रीजन में? कुमाऊं रीजन में, ठीक है। केम इंटर रूल्स विद ब्रिटिश कंट्रोल कब हुआ? ट्रीटी ऑफ सुगौली के में ये डिसीजन लिया गया। मैच द कॉलम है, चलिए नॉट करेक्टली मैच होता है। नॉट करेक्टली मैच थर्ड एंग्लो मराठा वार किसके टाइम में हुआ था? थर्ड एंग्लो मराठा वार टाइम ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। नॉट ड्यूरिंग कॉर्नवालिस, ठीक। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार टुक प्लेस लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक। नॉट करेक्ट पूछा था तो डी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। आगे बढ़िए। लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में कब हुआ? देखो एंग्लो मराठा वार हुआ ना, एंग्लो मराठा वार, अरे एंग्लो नेपाल वार। PYQ ही रिपीट होगा, ज़्यादातर PYQ पे बनाइए रिसर्च, ठीक है। हेक्टर मोनरो की लीडरशिप में कौन सा बैटल लड़ा गया? बैटल ऑफ बक्सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नॉट करेक्टली मैच पूछ दिया है। कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सबको पता है। लॉर्ड वेलेस्ली अभी पढ़े सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। लॉर्ड हेस्टिंग सेकंड एंग्लो मराठा वार नहीं था। लॉर्ड हेस्टिंग सेकंड एंग्लो मराठा वार किसके बीच कब हुआ था? किसके टेन्योर में? लॉर्ड वेलेस्ली के टेन्योर में, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग के टेन्योर में क्या हुआ था? थर्ड एंड फाइनल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लॉर्ड बेंटिंग में 17th रेगुलेशन 1829 ये क्या था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द पेशवाशिप एबॉलिश्ड 1818 में पेशवाशिप को एबॉलिश कर दिया गया था। थर्ड एंग्लो मराठा वार लॉर्ड हेस्टिंग, थर्ड एंग्लो मराठा वार लॉर्ड हेस्टिंग, ऐसे आपको याद करते चलना है। सर थॉमस मुनरो वाज गवर्नर ऑफ मद्रास कब हुआ होगा? देखो सर थॉमस मुनरो 1822 1827, ठीक है। गवर्नर ऑफ मद्रास थे उस टाइम ये। थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड रिगार्डेड एज अ पॉइंटर ऑफ कौन सा सेटलमेंट? रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ठीक। ये आपको पढ़ते चलना, आगे बढ़ते चलना। जिसमें नहीं होगा रिसर्च पॉइंट, जिसमें डेट है उसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे, जिसमें रिसर्च का कुछ स्कोप रहेगा उसको रिसर्च करेंगे और अपना रिवीजन बढ़िया से करते चलेंगे। इसी से देखो नॉलेज एक्सपेंड होगा, ठीक ना। ऑन द बेसिस ऑफ द एलिज माल एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द गवर्नर जनरल हैड टेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट, ठीक। मैसूर स्टेट के किस गवर्नर जनरल की वजह से ये कौन था? विलियम बेंटिंग। बेंटिंग कब था? 1831 में हुआ था, ठीक। ऑन द ग्राउंड्स दैट वर द एलिजिबिलिटी एक्सट्रीम मिसगवर्नमेंट एंड डिसऑर्डर, ठीक। ये आपको याद रखना है रीजन, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग देखो आ गया। लॉर्ड हार्डिंग क्या था? 1844 से 1888 के टाइम का पीरियड था। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, ठीक है। फिर और क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये आपको याद रखना है। उस टाइम लीडर कौन था? कृष्ण नरजा वडियार, ठीक ना। बेंटिंग और ये हम लोग पढ़े ही हैं पहले, वेलेस्ली ये सब पढ़ते आ रहे हैं, उसको रिपीट नहीं करेंगे। इसको बार बार वीडियो को आप लोग देखिएगा और आराम से फैक्ट्स को रिवाइज करते चले जाएगा। इसलिए 2 4 5 फैक्ट हर क्वेश्चन से आपको बताता चलता हूँ। सती सिस्टम वाज एबॉलिश्ड भाई, कौन एबॉलिश किया था? बेंटिंग। बेंटिंग बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। बेंटिंग से बेटी से याद रख लो, ठीक है। बेटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली क्या किया? सेंसर ऑफ प्रेस रेगुलेशन, सिर्फ 1719। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। रिपन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इसके टाइम क्या हुआ था? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में, ठीक। बंगाल रेवोल्यूशन 1829 विलियम बेंटिंग। चलिए बाई मेकिंग लॉज, इससे क्या हुआ? सती को एबॉलिश्ड हो गई इसी रेगुलेशन से, ये आपको पता रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। विच गवर्नर जनरल हैड एबॉलिश द स्लेवरी, कौन गवर्नर जनरल एबॉलिश किया स्लेवरी को? सती को नहीं, स्लेवरी कौन किया? लॉर्ड एलन बोरलॉग, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा नाम भी कठिन है, इसके एप्टीट्यूड भी डेवलप करो। देखो ये कौन एलन बोरलॉग कब सोचा होगा, लेकिन ये देखना है, ऑब्जर्व करना है, लेकिन आंसर नहीं टिक करना है। लेकिन जब नॉलेज नहीं रहेगा तो आप लोग को कॉर्नवालिस और बेंटिंग के बारे में पता, ये तो ऐसा किया ही नहीं था, ठीक। और ये बेंटिंग क्या था? बेटी बचाओ से, ये तो ये कट गया और ये कट जाएगा, और इन दोनों में फंसोगे तो ये आप इसमें आप ये सोच सकते हो, ये सोच सकते हो जॉन सॉरी, लेकिन एलन बोरलॉग किसी के मुंह पे मतलब बोल ही नहीं सकते। ये बहुत हार्ड प्रिंसिपल, ये कैसे सोचा है? कहीं से कॉपी किया था, ये वहीं से पेस्ट कर दिया।
ठीक। गवर्नर जनरल 1848, टेन्योर ये था 1844 तक, ठीक है। चलिए, एनेक्सेशन ऑफ सिंध इन्हीं के टाइम हुआ था। चलो, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिंध बाय द ब्रिटिश वाज कंप्लीटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध देखो आगे ना, यहाँ लिखा था तो यहाँ से बस एलन बॉरलॉग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड पढ़ाई था, इसके बाद ये आया सक्सीडेड बाई हार्डिंगे भी पढ़ चुके हैं। देखो ये आया ना लॉर्ड एमरेस्ट। एमरेस्ट कब के थे? एवरेस्ट 1813 1823 टू 1828। ठीक है, इसके इनके टाइम में क्या हुआ? फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर इंडेड बाय ट्रीटी ऑफ यान दोवा, ये आपको याद रखना है। बैरकपुर म्यूटनी इन्हीं के टेन्योर में हुआ था। टेन्योर ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट। देखो कहाँ ट्रैप है, क्या अंदर घुस रहा है, ज़्यादा अंदर भी नहीं घुस रहा है, किसके टेन्योर में क्या कांड हुआ था, ये आप लिस्टिंग डाउन करते चले जाओगे और टॉपिक लिस्टिंग डाउन करोगे जब वो पीछे का देखोगे स्पेक्ट्रम का, तो उसको आंसर आपको मिल जाएगा। ड्यूरिंग दिस टेन्योर सिंध कंप्लीटली अनेक्स्ड बाय द टू द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक, चलिए मेजर आउटकम क्या हुआ? फर्स्ट एंग्लो मैसूर, अरे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। चलो, सिंध वाज अनेक्स्ड बाय द, कब हुआ? 1843 एडी में। अवध वाज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर बाय इंडिया, कैसे? बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, अवध। ठीक है, और देखो, और मैसूर भी माल एडमिनिस्ट्रेशन की ही वजह से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंदर कौन कौन सा? सतारा पहले, फिर जैतपुर, संभल, बागपत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। ये क्रोनोलॉजी देखो पूछ सकता है यूपीपीसीएस में, कौन पहले हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू। चलो, अवध के बाद क्या थे? अक्यूज्ड बाय द आखिरी बार नवाब वाजिद अली शाह, माल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए, और इन विच वाज एमलगेटेड इनटू द ब्रिटिश डोमेन कब? 1856 का हुआ, 13 फरवरी। लेकिन याद नहीं रखना, स्पेसिफिक चला जाएगा तो उतना कर नहीं सकते, कभी याद भी नहीं हो सकता, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि उससे कभी भी एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन पूछ दे तो आप एलिमिनेट कर सको। चलो मैच द कॉलम देखते हैं। सांबरपुर कब हुआ? 1849। सतारा कब हुआ? 1848। अवध कब हुआ? 1856। झांसी 1854। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर देखो, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए दे दिया ना, क्रोनोलॉजी पे ही खेल ही रहा है। एक पैटर्न आप पकड़ो, अपने कॉपी पे नोट करो। जैसे यहाँ से एक कॉपी बनाओ, उसमें देखो लिखो गवर्नर जनरल, उसमें नेचर ऑफ द क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, टाइप ऑफ द क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ द ऑप्शन क्या यूज किया है, एक दो ऑप्शन यूज किया है, वन लाइनर टाइप यूज किया है, क्रोनोलॉजिकल टाइप क्वेश्चन पूछा है, मैच द कॉलम करा दे रहा है, नॉट करेक्टली मैच। ठीक, ऐसे सोचो, ईयर पे घुसा है, ये नहीं घुसा है कि डेट पे नहीं गया, ईयर तक गया है, तो इस तरह आप इजिली ट्रैक कर सकते हो। चलो, पहले क्या था? सतारा, फिर पागल, फिर उदयपुर, फिर झांसी। हु फॉर्मुलेटेड एंड इंप्लीमेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? डलहौजी। विच प्लेसेस वाज फर्स्ट विक्टिम ऑफ द लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? सतारा। Which among the following was not one state of those which was annexed to the British Empire by the Lord Dalhousie? कौन सा स्टेट नहीं था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में? कर्नाटका। और देखो इसमें कर्नाटका भी कैसे लिखा है, कर्नाटिक नहीं लिखा, कर्नाटका लिखा है, ये भी ध्यान रखना है। लैंग्वेज जहाँ खेल रहा है वहाँ गलत कर दे रहा है। सतारा 1848, झांसी 1854, नागपुर 1854। ठीक, ये याद रखना। कर्नाटिक देखो, कर्नाटिक नो मेजर स्टेट इन द रीजन वाज मैसूर आफ्टर द 1799, केवल कर्नाटका लिख दिया है। हु इमर्ज्ड द सिक्किम इन इंडिया? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और आफ्टर द इंडिपेंडेंट विच अमेंडमेंट से सिक्किम को भारत में लिया गया था? 36th अमेंडमेंट में से। फिर कंसीडर द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देख लेते हैं, पंजाब कब? 1849 में ब्रिटिश कॉन्कर कर ली थी। सिक्किम 1850, बर्मा में 1853, झांसी 1854। ठीक है, पेगू वाज एनेक्स्ड थ्रू द सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर में क्या हुआ? तो होल बर्मा एनेक्स। पहले एक पार्ट एनेक्स हुआ, उसका पार्ट का नाम था पेगू, फिर उसके बाद पूरा बर्मा को वाज एनेक्स टू इंडिया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश रेसिडेंट अवध एट द टाइम ऑफ इट्स एनेक्सेशन इनटू ब्रिटिश डोमेन? ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। जेम्स और ट्रैम बिकेम द रेसिडेंट ऑफ लखनऊ एट द टाइम ऑफ द अवध एनेक्सेशन। ठीक है, फिर उसके बाद WH सेलमैन। फॉर नॉलेज एक्सपेंशन देखते हैं। फेमस वर्क विज द रैम्बल्स एंड द कलेक्शन ऑफ द इंडियन ऑफिशियल्स कंपनी सेजेस ठगीज। ठीक है, बिस्फोस आज भी हैबर, ये किसको कहते हैं? बिशप ऑफ कलकत्ता। इनका बुक का क्या नाम था? नैरेटिव टू द जर्नी थ्रू अपर प्रोविंसेस इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई नीड नहीं है, इतना बता दें, उसी में से क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा। द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपन इन इंडिया कहाँ से? तो सबको पता है, बॉम्बे टू थाना। कौन था उस टाइम गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। हुज द रूलर्स ऑफ द विडो रिमोर्स एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड? कौन था लीडर? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में क्या? लॉर्ड लॉरेंस देखो नया आ गया ना, गवर्नर जनरल। नोन एज द मास्टर ऑफ इनएक्टिविटी पॉलिसीज, भूटानीज वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सिंचुन। इसका वाइसरॉय का टाइम 64 से 69 तक। ठीक, क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन इलाहाबाद ऑन द November 1, 1858 बाय द किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग क्या किया था? अबॉन्डमेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। इसी के बाद क्या हो गया था? कंपनी रूल से क्राउन रूल में ट्रांसफर हो गया था। अब ये देखो, ये ऑप्शन जो दिया है एकदम बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया, केवल कंफ्यूज करने के लिए। सर हरकट बटलर कमेटी रिलेशन विद क्राउन विथ प्रिंसली स्टेट का रिलेशनशिप दिखाते के लिए बना था, बटलर कमेटी।
बेंटिंग से बेटी बचाओ एबोलिशन ऑफ सती, ऐसे याद रखना। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय इन इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। कब हुए थे? 1857 के रिवॉल्ट के बाद, इक्विवेलेंस प्रोक्लेमेशन 1858 के एक्ट के बाद। फर्स्ट गवर्नर जनरल अरे वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, ऐसे याद। राइट टू ड्राफ्ट हायर इन द प्लेस ऑफ ओन सन वाज रीएस्टैब्लिश्ड, कौन क्या? क्वीन अनाउंसमेंट ऑफ द 1858, क्योंकि इसके बाद क्या आ गया, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, कंपनी रूल से क्राउन रूल हो गया, ठीक है। द पॉलिसी टुवर्ड प्रिंसली स्टेट was broadly changed and they kept for any possible crisis and British Empire. The policy of conquest and annexation was completely abandoned. अब कोई annexed किसी टेरिटरी को नहीं करेगा। And ruler of princely states are permitted to the adopt successor, ठीक है। चलिए कंट्रीब्यूशन देखते, गवर्नर जनरल वही देखना, कंट्रीब्यूशन टेन्योर में क्या क्या हुआ, ठीक है। चलो डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग एबोलिशन ऑफ सती, कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। इसको डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट आ गया 2025 का क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें चेंज किया, इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड कंट्रीब्यूशन लिख दिया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान, इतना हम लोग पढ़े आराम से, ये इस PYQ रिसर्च से ही सॉल्व हो गया, ऐसे ही 2026 में सॉल्व होगा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है, करेक्टली मैच पूछा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या थे? परमानेंट सेटलमेंट के थे। लॉर्ड वेलेस्ली मास्टरली इनएक्टिविटी नहीं थे, मास्टरली इनएक्टिविटी कौन था? सर जॉन लॉरेंस, ठीक है। वेलेस्ली क्या थे? सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। कैनिंग क्या थे? फर्स्ट वाइसरॉय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 10 जब फाउंड हुआ तो कौन उस टाइम था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। INC जब फाउंड हुआ तो कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड डफरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन मैच नहीं कर रहा? सर जॉन सॉरी नहीं थे, एंग्लो नेपाल वार के टाइम, एंग्लो नेपाल वार के टाइम कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, और सब सही मैच हुआ। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। फिर करेक्टली मैच पूछ दिया, यही देखना करेक्टली मैच और इनकरेक्टली मैच। करेक्टली मैच देखते हैं क्या था। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम नहीं हुआ था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? अरे करेक्टली मैच पूछा है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम। एनेक्शन ऑफ सिंध बाय द लॉर्ड एलन वॉरलॉक, ठीक है। सिंध एनेक्सेशन पढ़े थे पहले ऊपर, देखो रिवीजन करते चलना है। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। देखो ये इंटरचेंज किया है, इसको इधर रखना है, ये ऐसे करेक्टली मैच लेकिन पूछा है। और लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक। थर्ड एंग्लो मराठा वार। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ही रूप में पढ़ना है। पहला एक्विजिशन ऑफ अवध बाय ब्रिटिश, ठीक है। फिर क्या हुआ? इंडिगो रिवॉल्ट हुआ। फिर उसके बाद सेकंड एंग्लो अफगान वार, इलवर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी बहुत बुरा बाद में हुआ था, किसके टाइम हुआ था? लॉर्ड रिपन के टाइम। ऐसे देखते चलना है। 1883, उसके बाद 1855 में क्या बना? कांग्रेस बना। नॉट करेक्टली मैच पूछा है। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ अवध के। लॉर्ड डफरिन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ INC, ठीक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पासिंग द चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, ये भी सही। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन के टाइम में नहीं हुआ था, किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम, ऑकलैंड के टाइम में फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। सेकंड एंग्लो अफगान वार किसके टाइम में हुआ था? लिटन के टाइम में हुआ। ऐसे याद करते चल पहले बताया था। हु एंड द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी? सर जॉन लॉरेंस, ठीक है। लॉर्ड मायो क्या थे? मायो कॉलेज स्टैब्लिश किया था, फर्स्ट ऑल इंडिया कांग्रेस का, प्लस फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ये पहले ही बताया था, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंग्लो अफगान रिलेशन began at the time of Lord Ellenborough, continued to tenure of the Lord Northbrook. This policy is especially associated with Sir John Lawrence because of this. During Victoriality, it was followed more and clearly more distinctly defined. चलिए फर्स्ट सेंसस ब्रिटिश पीरियड ड्यूरिंग कौन? लॉर्ड मायो अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। फर्स्ट पूरा सेंसस कौन करा दिया था? लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार लगाए थे 1877 में, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम्ड। लॉर्ड लिटन के टाइम क्या होता? सेकंड एंग्लो अफगान वार, सेकंड एंग्लो अफगान वार, ऐसे दिखते चलना है, ठीक है। डफरिन के टाइम INC फाउंड हुआ। फिर ये क्या के प्रमोटेड द सेफ्टी वॉल थ्योरी एंड थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर किसके टाइम में? डफरिन के टाइम में। ये आप लोग उससे पढ़ना, स्पेक्ट्रम हो जाएगा क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द विक्टोरी वाइसरॉयज ऑफ इंडिया वाज मर्डर्ड बाय द कन्विक्ट इन अंडमान निकोबार आइलैंड व्हाइल ही वाज नॉट ऑन टूर? लॉर्ड मायो, ठीक है, असैसिनेटेड कन्विक्टेड अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ दिस द वाइसरॉय? देखो लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था? लॉर्ड कर्जन का था। लॉर्ड कर्जन का कितना साल था? 6 साल 11 महीना। उसके बाद लॉर्ड डफरिन, नहीं उसके बाद लॉर्ड हार्डिंगे 5 ईयर, ठीक है, ये देख लो कभी आ जाए तो। लेकिन सबसे ज़्यादा किसका लॉन्गेस्ट टेन्योर था? लॉर्ड कर्जन, ये फैक्ट ग्रुप में याद रखना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वर स्टैंडर्ड इन 1882, ठीक है, कौन किया? लॉर्ड रिपन। रिपन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। अंडर दिस रेजोल्यूशन इसमें क्या क्या हुआ? मॉस्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिविजनल बोर्ड, तालुका बोर्ड और तहसील बोर्ड, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज कहाँ स्टैब्लिश हुई? टाउन में। दिस लोकल इंस्टीट्यूशन असाइंड डिफरेंट फंक्शन एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इनका निर्धारित रेवेन्यू मतलब इनका इनकम डिसाइड बताया गया था। लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड कर्जन के टाइम क्या हुआ? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस क्रिएटेड हुआ 1901 में। जॉर्ज बार्लो कौन थे? एक्टिंग गवर्नर जनरल थे। एक्टिंग गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज बार्लो, 1805 टू 1807। ट्रीटी ऑफ राजघाट विथ सिंधिया, ये ट्रीटी थोड़ा याद रखना है क्योंकि पूछ लेता है, थोड़ा सा वियर्ड भी पूछता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर? ठीक है भैया, लॉर्ड रिपन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट नॉट करेक्टली, नॉट करेक्टली में क्या है, मैं नॉट करेक्टली मैच क्या नहीं है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन किया था, लॉर्ड रिपन, अभी ऊपर ही पड़े, ठीक है, लॉर्ड लिटन नहीं किए थे। और सब्सिडियरी अलायंस वेलेस्ली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस। चलिए मैच द कॉलम आ जाते हैं, मैच द कॉलम देख लेते हैं। क्लाइव डुअल गवर्नमेंट चलाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक। बेंटिक से इंग्लिश एजुकेशन हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सती, ठीक, ऐसे याद रख लेना। चार्ल्स मैक्लफोर्ड से रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शन, कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल, मोस्ट फेमस, ये याद कर लो, ठीक ना। और सब आपको याद ही होगा, ये नया नाम भी है, ठीक, नया नाम थोड़ा सा जो वियर्ड नाम है वो ज़्यादा। चार्ल्स मैक्लफोर्ड रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रेस, देयरफॉर द, इसको किनको क्या कहते हैं, लिबरेटर ऑफ प्रेस, किसको, चार्ल्स मैक्लफोर्ड को, ठीक, ऐसे याद कर लो। चलिए और सब तो आपको पता ही है। हु रिमार्क्ड अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट कंपनी इज एनॉमली बट इट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एन एनॉमली, कौन था, टीबी मैकॉली, ठीक है। थॉमस, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉली रिमार्क्ड अबाउट द पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज एनॉमली बट द पार्ट ऑफ अ सिस्टम वेयर इज अ एवरीथिंग इज एनोमलस, ये बोले थे, इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये ऑथर थे किसके, मिनट्स ऑन द इंडियन एजुकेशन, इंट्रोडक्शन द इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ द हायर एजुकेशन, ठीक है। ये प्रेसिडेंट फर्स्ट लॉ कमीशन के बने थे, ठीक, ऐसे याद रखना है। हेनरी डुंडोस कौन था, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक। स्ट्रेंथन द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, और हेस्टिंग और क्लाइव के बारे में हम लोग ऊपर पढ़े, उसको आप रिवाइज करते रहना, बार बार सुनते रहना, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी मिलान करना है, चलो। बेंटिक से बेंटिक बचाओ से बेटी बचाओ, ठीक, मिल गया। लॉर्ड डलहौजी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ठीक है। कर्जन डिवीजन ऑफ बंगाल रिपन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक। चलिए इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट सच एज सतारा, जयपुर, संबलपुर, बागपत, भगत, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर एनेक्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कुछ आराम से पढ़ना है, ठीक है, नॉट ट्रू कुछ है। द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज फर्मली बाय द वेस्टिंग ऑन द विच ऑफ सुपरस्टिशियस कॉर्नवालिस, ठीक है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्नवालिस, ठीक है, सही, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्नवालिस वेस्टिंग लेट, ठीक है। चलिए क्लाइव वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल एंड मिलिट्री, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसे याद कर लेना। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर, ही कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया, नहीं ये नहीं थे, कौन था, ये गलत लिखा है, ठीक है। इनका टाइम पीरियड ही 1828 से शुरू हुआ था, ये रॉबर्ट क्लाइव ही थे, वो जो क्या कहते हैं ब्रिटिश की पावर को कंसोलिडेट किया था, ठीक है। डलहौजी एड्री द रिच लिमिटेड, ठीक है, तो सही लिखा है। ये सब देखो आंसर में यूज करने वाली लाइन है, लेकिन ये पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं दिखाना, ये क्रिटिसाइज करना है हमारे गवर्नमेंट को, तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड द पीरियड, किसका पीरियड था, लॉर्ड कर्जन का पीरियड, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द बिगेन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एट कलकत्ता बाय विलियम जोन्स, ठीक ना, ये दोनों इसे याद कर लेना। इन 1861 द लॉर्ड कैनिंग अपॉइंटेड, कौन, लॉर्ड कैनिंग अपॉइंट किया था किसको, अलेक्जेंडर कमिंगम को, किस लिए, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चीफ बनाने के लिए, ठीक है। 1871 में सेपरेट गवर्नमेंट और सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ के लिए बनाया गया, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम क्या था, 1901 में इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इंटीग्रेटेड इनटू सेंट्रलाइज्ड फॉर्म एंड जॉन मार्शल वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल, ऐसे। कर्जन के टाइम किसको डायरेक्टर जनरल, जॉन मार्शल। अलेक्जेंडर कमिंगम किसके टाइम, लॉर्ड कैनिंग, ऐसे याद रखना है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द विच ऑफ द गवर्नर जनरल वाज एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट बताया था लॉर्ड कर्जन, ठीक, ऊपर, इसीलिए देखो ये पूछ दिया ना, इसीलिए इन सब पे रिसर्च करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स ट्रू रिकॉर्डिंग द लॉर्ड कर्जन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंग्लिश एम्पायर ऑन द ग्रेनाइट रॉक्स, चलो ठीक, ट्रू बताया, इसमें कुछ इसको निगेट करो, क्या कहा ऐसा नहीं किया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, किया ही होगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश एम्पायर ऑन द ग्रेनाइट रॉक्स, एकदम नॉर्मल से स्टेटमेंट भी लिखा है। अनाउंसमेंट ऑफ द कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट, लॉर्ड कर्जन ही किया था कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट, ठीक है। ये दोनों सही है, ये आंसर हो जाएगा। खट से आगे बढ़ते, देखिए ये अपना लक्ष्मीकांत का मैं निकाल दिया हूँ एक पेज पे, इसको आपको चाहिए तो मैं आप मेरे टेलीग्राम पे विजिट करना, मैं वहाँ पोस्ट कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। हु कंपेयर्ड द कर्जन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया दैट औरंगजेब, हु कंपेयर्ड, कौन कंपेयर किया था, ये जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, कंपेयर किए थे। चलिए गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। चलो इसमें से तो बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्सपेंड करते हैं, रिवाइज करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले क्या फाउंड किए थे, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का 1905 में, मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये मेंबर भी रह चुके थे, और ये मॉडरेट्स थे, ठीक। एनी बेसेंट फाउंडेड द होम रूल मूवमेंट कहाँ, मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक होम रूल मूवमेंट कहाँ, रूल लीग कहाँ एस्टेब्लिश किए थे, पुणे में, ठीक है, ये आपको याद रखना। मद्रास में कौन, एनी बेसेंट, और तिलक कहाँ किए थे, पुणे में, होम रूल लीग, ठीक ना। ये भी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 1917 में। इनका न्यूज़पेपर क्या था, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ठीक। दादाभाई नौरोजी फर्स्ट इंडियन टू एमपी ऑफ द इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इन द ब्रिटिश एरा में, ठीक, फर्स्ट इंडियन थे ये। केसरी और मराठा, ये न्यूज़पेपर किसका था, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये कौन बोला था, बाल गंगाधर तिलक। गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल, देखो ऐसे ही जिसमें स्कोप आएगा उसमें हम लोग बड़ा दबा के नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे और रिवाइज करेंगे और इसी पे लिखते रहेंगे, ठीक ना। ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, लिखते भी चलो,
आराम से वीडियो देखो, लिखते चलो और याद करते चलो, नहीं तो बार बार वीडियो ही देखो। इसमें देखो नॉलेज अलग से मैं बता नहीं रहा हूँ, उसी बात को बार बार बताने की कोशिश है और जिस हिसाब से आपको याद हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905 व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोविंशियल बाउंड्रीज, ठीक है, क्या ही था, किसका क्या था, बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सही लिखा। द न्यू प्रोविंस वाज कंस्टिट्यूटेड कॉल्ड द ईस्ट बंगाल एंड आसाम, ठीक, ये भी सही, दोनों सही। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो पहले क्वेश्चन थोड़ा हो गया था एंशिएंट हिस्ट्री में, देखोगे तो मैं इसको ऐसे पहले ओपोर्टुनिस्ट वाले जो क्वेश्चन थे उसमें मैं, क्योंकि ऑप्शन इधर उधर कभी कभी लिख देता है, ठीक, इस ऑप्शन भी ध्यान देना है। बी किधर लिखा है, सी किधर लिखा है, कभी कभी विशेष चेंज कर देता है, बी को यहाँ लिख देगा, कभी बी को यहाँ लिख देगा, कभी सी को यहाँ, ऐसे इंटरचेंज कर देता है। इसलिए ध्यान से बी मारो, उसको मिला लो, 2-5 सेकंड ले लो, क्योंकि 5 सेकंड में आपको कुछ जाएगा नहीं। एक बार सही मार दिए तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो भैया, न्यू प्रोविंस सिस्टम, ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल किसका था, कर्जन का था, कर्जन और लॉर्ड मिंटो, लेकिन कर्जन दोनों लोग डिवाइड एंड रूल करते थे, ठीक। लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म, ये क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू ये किया था डिवाइड एंड रूल। और कर्जन किसके थ्रू किया था, प्रोविंशियल का रीअरेंजमेंट करता था, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था। चलिए डलहौजी के बारे में कुछ नया फैक्ट पढ़ते हैं। टेलीग्राफ पोस्टल रिफॉर्म कौन खिलाया था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली क्या लाया था, फोर्ट विलियम एट कॉलेज एट कलकत्ता। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहते हैं, लॉर्ड मिंटो को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए भैया, पार्टीशन ऑफ बंगाल was not administrative convenience was claimed but clear is the first drive to wedge between Hindus and Muslim and second weakens the rising nationalist। ये नेशनलिस्ट की स्पिरिट को, जो नेशनलिज्म का फीलिंग था उसको दबाने के लिए ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यूज़ करा था, क्योंकि ये हम आज़ाद ना हो पाए और इनका एक्सप्लॉइटेशन करते रहे। ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम द कैलकाटा टू दिल्ली, कैलकाटा टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग किसके पीरियड के टाइम हुआ था, लॉर्ड हार्डिंगे के पीरियड के टाइम, ठीक है, क्योंकि दिल्ली दरबार, उसके बाद किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी आए थे। इसे लॉर्ड मिंटो मुस्लिम लीग 1906 इस टेन्योर बना, जॉइंट सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड मॉन्टेक्रे रिफॉर्म 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ, कहाँ पे, प्रोविंशियल लेवल पे, और जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। लॉर्ड रीडिंग ली कमीशन बना इनके टाइम में। ली कमीशन किस लिए बना था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ऐसे आप भी लोग बताइए और ज़्यादातर रिसर्च पॉइंट करके आगे बढ़ते रहें। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ओनली ज्यूइश वाइसरॉय इन इंडिया, ज्यूइश कौन था, लॉर्ड रीडिंग ओनली ज्यूइश वाइसरॉय इन इंडिया। इनके टाइम में क्या इंसिडेंट हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस, ठीक है। स्वराज पार्टी इन्हीं के टाइम फॉर्म, और रॉयल एक्ट रिपील्ड। रॉयल एक्ट क्या था, विदाउट ट्रायल इंडियंस को जेल में बंद कर देते थे। चलो और पढ़ लेते हैं। पुलिस कमीशन किसके टाइम, लॉर्ड कर्जन के टाइम। इंडियन कॉइनेज एक्ट एंड पेपर करेंसी एक्ट कर्जन के टाइम। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन। लाहौर सेशन लॉर्ड इरविन। सीडीएम लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन पैक्ट लॉर्ड इरविन के टाइम। इरविन सही हुआ था, ठीक। ऐसे आप लोग लिखते चलो, ये देखो बहुत बढ़िया से आराम से रिवीजन होता रहेगा, अब कोई दिक्कत भी नहीं, ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं होगा। सोचते चलो और सुनते वीडियो ही सुनते चलो, बार बार नहीं समझ में आ रहा है तो। लॉर्ड रीडिंग स्वराज पार्टी 1923। ककोरी कॉन्स्पिरेसी 1925, ठीक। और जब भी पढ़ो और एक जब मॉडर्न हिस्ट्री का फाइनल वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो बताऊंगा किस माइंडसेट से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक और कितना घुसना है, ठीक ना। किसका 1 पेजर बनाना है, किसका स्पेक्ट्रम से धड़ाधड़ पढ़ते आगे बढ़ जाना है। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। चलो परमानेंट सेटलमेंट कौन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड परमानेंटली, ठीक है। इसको और कौन कौन से डिफरेंट नेम से जानते थे, इस्तिमिरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विश्वधारी, ठीक। ये आपको याद रखना, यही के सिनोनिम्स है, ठीक ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पहले इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। एंड बनारस रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक। टोटल इट कवर्स द 19% ऑफ टोटल एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अंडर दिस अरेंजमेंट न्यू क्लास ऑफ जमींदार वाज डिक्लेयर्ड एज लैंड ओनर। न्यू क्लास के जमींदार को लैंड ओनर बनाया गया। दे हैड पे 10/11 ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू द कंपनी, ठीक ना। 10 हिस्सा दे देंगे 11 हिस्सा में से, और एक हिस्सा अपने पास रख लेंगे। इसमें एक सनसेट लॉस था। सनसेट लॉस क्या था, शाम तक आपको रेवेन्यू जितना जनरेट हुआ है आपको दे देना है, ठीक है। नहीं तो वो आपकी जो लैंड के ओनर है उसकी वैल्यू सेल करेंगे, मतलब उसका बोली लगाने शुरू कर देंगे। सनसेट लॉस ये आपको और डिटेल में देखते चलना है स्पेक्ट्रम से और सुनते चलो। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस कब लाए थे, 1797 में। सर थॉमस मुनरो एसोसिएटेड विद द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किस सेटलमेंट से थे, रैयतवारी, ठीक है। रैयतवारी। महलवारी से कौन था, हॉल्ट मैकेंजी 1882 में। परमानेंट सेटलमेंट से आप सब जानता ही है। रैयतवारी में पढ़ लेते हैं कुछ। रैयतवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, ठीक है। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अलेक्जेंडर रीड इंप्लीमेंटेड द फर्स्ट रैयतवारी, ये याद रखना। एंड 1792 ब्राह्मणिकल रीजन ऑफ द तमिलनाडु इन द मद्रास। थॉमस मुनरो अप्लाइड द सम रीजन इन 1809, ठीक। When did they became the governor of Madras? Extended the it in Madras. Munro, disciple of Elphinstone, introduced in the Bombay Presidency, ठीक। ये आपको याद रखना है, क्या है, रैयतवारी एक्सपेरिमेंट। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी लिख दिया, यहाँ सी ऐसे इंटरचेंज कर रहा है, करेगा। दिस सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ओवर द 51% ऑफ टोटल ब्रिटिश इंडिया, ठीक। परमानेंट सेटलमेंट कितने परसेंट एरिया पे था, 19% एरिया पे। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, ये भूलना नहीं है, इसे याद करते रहना। इंक्लूडिंग मद्रास, पार्ट्स ऑफ द बॉम्बे, ईस्टर्न बंगाल, आसाम, ठीक। ये आपको अंडर दिस अरेंजमेंट एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेइंग ऑफ लैंड रेवेन्यू आफ्टर 1836 इंप्रूवमेंट ऑफ मेड दिस सिस्टम विंटेज एंड गोल्ड स्मिथ, ठीक है। ये आप 1836 इन द ब्रिटिश रैयतवारी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन एक्सपेरिमेंट
वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया। हु वाज एसोसिएटेड विद द रैयत वाली सेटलमेंट? थॉमस मुनरो। रैयत वाली सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द मद्रास, कहाँ हुआ था? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। इंग्लिश इंट्रोड्यूस द रैयत वाली सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक, ऐसे याद करते रहना, आगे बढ़ते रहना। ठीक है, सर रीजन आगे देखते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, चलो ये तो हमको पता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, इन सब मद्रास में इंट्रोड्यूस। इट क्रिएट द डिफरेंट क्लासेस इन द इंडियन पीजेंट्री। ठीक, ये भी सही बता रहा है। इससे क्या हुआ, इसका अप्लाइड एप्लीकेशन क्या हुआ, डिफरेंट क्लास इंडिया में क्रिएट हुए। दोनों सही, एक करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसका कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं इतना खुद बता दे रहा हूँ, ज़्यादा इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक देख लेते हैं, द महलवारी सेटलमेंट कवरिंग 30% ऑफ टोटल एरिया। अब 3 पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े? 51%। ठीक, 51% किस में था? रैयत वाली परमानेंट सेटलमेंट 19% और यहाँ 30%, महलवारी में 30%। ये आपको एक जगह इसी तरह देखो, याद करते रहो, रिवाइज करते रहो, भूलना मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द पेयर नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखो, रैयतवारी मद्रास में, परमानेंट बंगाल में, महलवारी नॉर्थ वेस्टर्न। तालुकदारी कहाँ गया? तालुकदारी बॉम्बे में नहीं था। ठीक है, तालुकदारी वॉज नॉट रिकॉग्नाइज एज द डिस्टिंक्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तालुकदारी एक पार्ट था उसका। ठीक है, अवध रीजन में ये मेनली प्रेवलेंट था। ठीक, तालुकदारी अवध रीजन। ठीक है, और ये देखो तालुकदारी का बॉम्बे मुंबई इतना क्यों एग्जामिनर मेहनत किया, ये नॉलेज से भी आपको पता है, लेकिन एक सोचना, जब नॉलेज नहीं आएगा, किसी को नहीं याद आया, चलो एग्जामिनेशन हल थोड़ा सा दिमाग खा गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस लग रहा है, नहीं, ब्रैकेट क्यों बनाया भैया? ये करना आसान है, ब्रैकेट बना के लिखना बहुत ही कठिन काम है। देखो, क्योंकि यही आंसर कुछ तो अलग दिखेगा। When was the first tea company in the Assam was established? कब टी कंपनी असम में established हुई? 1839 में, with a capital of the 5 lakh rupees, and its headquarter कहाँ था? नाइजीरिया and Assam. The Assam company is the oldest commercial tea company in India and continue function even today. अभी तक ये फंक्शन कर रही है। ऐसे आपको दिमाग में बैठाते चलना है। इसी किताब से बहुत क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कहीं सोर्स के पीछे भागे नहीं, बेसिक पे स्टिक करिए। स्टैटिक तो इन्हीं सबसे तैयार हो जाएगा। बस एक जो फ्लो बताऊंगा पढ़ने का जिस टॉपिक में, उस हिसाब से पढ़िए। कभी भी देना, 26 में देना, 27 में देना, 28 में देना, स्टैटिक नहीं कभी बदलेगा। पैटर्न में इवोल्यूशन होगा, ईयर बाय ईयर जब पैटर्न का दिखाऊंगा तो उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं तो कॉलम आ गया। जजमानी सिस्टम कहाँ था? नॉर्थ इंडिया में, बाराबलूत महाराष्ट्र, मीररसी तमिलनाडु, अदादी कर्नाटका। ये थोड़ा कठिन है लेकिन इसको याद कर लो आप लोग। जजमानी नॉर्थ इंडिया, बाराबलूत महाराष्ट्र, मीरारसी तमिलनाडु, अदादी कर्नाटका। What is the total percentage of the central revenue spent on the military force in the British India? कितना परसेंटेज? 40%। ठीक है। Who exponent the theory of the economic drain of the India during the British rule? ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन कौन दिया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 9026। ठीक, 3 गुना 6, 6 जिसके 86 और 906 3। ठीक, INC के प्रेसिडेंट थे इस टाइम। कलकत्ता सेशन 1906 में स्वराज को ये प्रोक्लेम्ड एज अ मेजर ऑब्जेक्टिव। एम एन रॉय क्या थे? इनका फिलॉसफी क्या था? रेडिकल ह्यूमनिज्म। देखो फिलॉसफी की तरफ जाए तो भी ये क्या किए? बाद में फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। बुक रीजन, रोमांटिज्म एंड रिवॉल्यूशन। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। और जयप्रकाश नारायण किससे एसोसिएटेड थे? टोटल रिवॉल्यूशन से। टोटल रिवॉल्यूशन संपूर्ण क्रांति कहाँ से? बिहार से। और वाइस सोशल इनका किताब का नाम था। राम मनोहर लोहिया किताब का नाम क्या था? व्हील ऑफ हिस्ट्री। ऐसे आप लोग को रीजन, रोमांटिसिज्म, रिवॉल्यूशन, एम एन रॉय किताब के बारे में देखो क्वेश्चन है, किताब भी तैयार करते चलना है। आरसी दत्ता का किताब का नाम क्या था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एमजी रनाडे का किताब का नाम था एसे ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। ये दोनों भविष्य में पूछ सकता है, जैसे पूछ दिया टीबीएन के बारे में दादा भाई नौरोजी। हाँ चलिए, इनका और क्या था? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड ऑन कॉमर्स ऑफ इंडिया। देखो इनका चारों बुक को भाई हार्ट याद रखना, कभी भी मिलाने के लिए दे दिया तो आप एलिमिनेट कर सकोगे। एक दो ऑप्शन भी आएगा तो आंसर आपका मिल जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो असर्शन रीजन ही है, ऐसे देखते हैं। जनरली इंडिया हैव द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, चलिए भैया, फेवरेबल ब्रिटिश जनरली लिख दिया, कभी काल तो हुआ ही होगा, कभी ना कभी हुआ होगा, मतलब एक दिन के लिए होगा। ठीक ना, जनरली लिखा है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये जहाँ वर्ड ऐसा ऐसा कुछ जोड़ दे तो ऐसा समझो कि कुछ ही डिफाइंड नहीं किया, अप्रॉक्सीमेटली कुछ नहीं बताया। द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म्स ऑफ द अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट। सही है, रिक्वायर्ड एक्सपोर्ट अनरिक्वायर्ड। ठीक है, दोनों सही, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए, नेशनलाइजेशन टू इंग्लैंड विदाउट एनी इक्विवेलेंट इकोनॉमिक्स कमर्शियल मटेरियल रिटर्न टू इंडिया। ब्रिटिश पीरियड इंडिया बैलेंस ट्रेड जनरली फेवरेबल। देखिए ना, ये मेरे ख्याल से ये यूपीएससी में कभी कभी पूछा है। ठीक, चलो, दादा भाई नौरोजी डिस्क्राइब द ड्रेन ऑफ वेल्थ एज इविल्स ऑफ ऑल इविल्स एंड रिकॉर्डेड एज चीफ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ये देखो आंसर में आप यूज़ कर सकते हो। ड्रेन वेल्थ की थ्योरी आ जाए, इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन भी आ जाए तो एक कोट से यूज करो। ये इंट्रोडक्शन कोट को बनाओ कि इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कंडीशन था। ठीक, पॉवर्टी से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे आप दादा भाई नौरोजी डिस्क्राइब क्या किए थे? ड्रेन ऑफ वेल्थ एज इविल्स ऑफ ऑल इविल्स एंड रिकॉर्डेड एज इट्स चीफ कॉजेज ऑफ इंडियन पॉवर्टी। इन विच ईयर बुक ऑन पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? सन 1901। ये याद आपको रखना है। पब्लिश कहाँ हुआ था? लंदन में। सी यस सोनर सेंचन। ठीक है, चलिए। Who authored the book of Poverty of Un-British Rule in India? दादा भाई नौरोजी। Who wrote the book describing the theory of economics of Drill? ठीक है,
लाला भाई नौरोजी। चलिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के रेफरेंस में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछा है। दिस प्रोसेस स्टार्टेड इन 1813। ठीक है 1813, सोचो 1813 क्या था, चार्टर एक्ट आया, कौन सा 1813 का, इससे क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। ये सही ऑप्शन। द एवोल्यूशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड राइट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एग्रोवेटेड द प्रोसेस। ठीक, ये भी लिखा है, मोनोपोली ट्रेड राइट, ठीक एकदम जनरल, सी आंसर सही। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। With the Charter Act 1813, which the ended the company monopoly over the Indian trade, as a result of all British subjects got permission to trade with East India. 1833 से इसी के अपोजिट केवल कौन सा हो जाएगा, आप चाइना के साथ कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन आ जाएगा। चलो अब ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, 4 से 5 वीडियो में, क्योंकि 1 घंटे का 45 टू 1 घंटा 15 मिनट तक मैं सोच रहा हूँ बनाऊँ। उस हिसाब से आपको रिवीजन करने में आसान होगा। 4-5 टॉपिक आप एक साथ रिवाइज करो, PYQ देखो, एप्टीट्यूड डेवलप करो। लेकिन इसमें ज़्यादा एप्टीट्यूड का खेल नहीं है, लेकिन जनरल जहाँ लिख दिया है, जहाँ ऑड वन आउट कर दिया है, वो सब ध्यान देना है। जहाँ कभी इनोवेशन एग्जामिनर कर दे रहा है, जब नॉलेज नहीं काम आएगा तो वो सब काम करेगा, और वो सब भी सीखेंगे जब एग्जाम आ जाएगा। लेकिन इसको पहले नॉलेज एक्सपेंड पहले करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, आपको अच्छा लगे तो हमारी मेहनत। ठीक, स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में रिवॉल्ट ऑफ 1857। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।